कंडक्ट रूल, इसका नाम है सेंट्रल सिविल सर्विसेज CCA क्लासिफिकेशन कंट्रोल अपील रूल्स 1965। कंडक्ट रूल कौन से साल का था? 64 का, 1964 का था। ये आया 1965 में। देखिए ये रूल अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ पहले बेसिक चीजें समझ लेंगे। बेसिक चीजें जैसे हम बताएंगे, एक मैंने कहा था पीछे भी कि एक आई से इंक्वायरी होता है, एक ई से इंक्वायरी होता है। तो आज यहाँ पे वो भी समझेंगे कि क्या अंतर है। अच्छा, इस रूल में बेसिक चीजें क्या है? देखिए, एक तो मैंने पहला सी जो कहा, इसका मतलब होता है क्लासिफिकेशन। क्या होता है? क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन मतलब क्या? पोस्ट का, सर्विस का, ग्रुप ए बी सी, ये सब हम देखेंगे। एक दूसरा होता है कंट्रोल। क्लासिफिकेशन के बाद दूसरा शब्द आता है कंट्रोल। कंट्रोल कैसे किया जाएगा? गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए कंडक्ट रूल बनाया गया। अब उम्मीद की जाती है कि गवर्नमेंट सर्वेंट क्या करें? फॉलो करें, अबाइड बाय हों किसका? कंडक्ट रूल का। लेकिन वो कंडक्ट रूल को अवॉइड बाय जब नहीं करेंगे, जब गवर्नमेंट सर्वेंट ये नहीं करेंगे, ठीक है, फेलिंग विच, ऐसा क्या होगा? नहीं करेंगे, तब क्या करने हैं? ये कंट्रोल मैकेनिज्म है, आपको उनके खिलाफ एक्शन लेना पड़ेगा। अब एक्शन में क्या? आपको ऐसा पावर दे दिया जाए कि भाई आप अपने मन से एक्शन ले लो तुरंत, तब तो हर कोई एक दूसरे को कान पकड़ के सर्विस से ही निकाल दिया जाएगा। एक कंट्रोल मैकेनिज्म जो बनाया गया, उसका कुछ प्रोसीजर बनाया गया, ठीक है, कुछ पेनाल्टी बनाए गए। ऐसा नहीं कि अपने मन से हाँ जी इसने गलती की आज 2 थप्पड़ लगा देंगे ऐसा नहीं कर सकते। पेनाल्टी फिक्स की गई कि भाई इस पेनाल्टी को लगाएंगे या इसके पार्ट्स को लगाएंगे। कुछ प्रोसीजर बनाए गए कि नहीं नहीं ऐसे नहीं, सीधे बुलाए तुमने गलती किया, तब तो बॉस को तो ऐसे घर का खुन्नस हो जाए, तब भी वो बोलेगा कंट्रोल मैकेनिज्म में हमने एम्प्लाई को 2 थप्पड़ लगा दिया। ऐसा नहीं, एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म बनाया गया। तो मतलब हम इस रूल में यही पढ़ेंगे कि जब कोई मिसकंडक्ट होगा, कुछ गलतियां होगी, तो नियंत्रण के लिए सरकार के पास कौन सा मैकेनिज्म है। और ये थर्ड है कि जब किसी को पेनाल्टी वेनाल्टी लगा दिया जाए तो आगे क्या उनके सुनने वाला कोई होगा? अपील। इसीलिए तो इस रूल में मोटे तौर पे आप क्या पढ़ेंगे? एक तो गवर्नमेंट में जो ग्रुप ए बी सी डी पोस्ट होते हैं, ये होते हैं, इनके लिए आप क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। फिर गवर्नमेंट एम्प्लाई कैसे नियंत्रण में रहे, ये कंट्रोल मैकेनिज्म पढ़ेंगे। और जब किसी को कुछ कर दिया जाए तो वो कैसे अपील करेगा, रिव्यू करेगा, रिवीजन करेगा, उसके केस का कैसे होगा, इसके बारे में हम बात करें। क्लियर? मतलब अब जो आप पढ़ने जा रहे हैं पूरा पूरा एक प्रोसीजर पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें कैसे कंट्रोल करते हैं, कैसे वो अपील करते हैं। इसको समझने के लिए हम लोग चलिए कुछ बेसिक बातें देखते हैं कि आखिर इस मैकेनिज्म में कितनी व्यवस्थाएं दी गई। तो कहा गया, जैसे अब हम लोग शॉर्ट में CCS CCA ही लिखते चलेंगे। रूल्स 1965 का है, 1965। ये आया कब था? देखिए एक डेट कभी कभी पूछा जाता है। इस जो अप्लीकेबल है ये विथ इफेक्ट फ्रॉम 1/12/1965, दिसंबर में आया था, 65 के शुरुआत में नहीं, 1 दिसंबर 1965। इसमें टोटल जो हैं रूल जो बताए गए हैं वो रूल्स 35 बातें की गई है। 35 में जो काम की बातें हैं वो 15, 17, 18, 20 बातें मैक्सिमम बताए। 15 बातें जो है कही गई है, समझने हैं चीजों को। अच्छा, यहां से आपको एकदम एक एक बेसिक चीज समझना है। क्या होता है जनरल सिविल सर्विसेज, क्या होता है सेंट्रल सिविल सर्विसेज, क्या होता है डिसिप्लिनरी अथॉरिटी, क्या होता है अपॉइंटिंग अथॉरिटी, क्या दोनों एक हो सकते हैं। इन बेसिक चीजों को जब समझ लेंगे तभी आपको पता चलेगा, इस रूल को सही से आप इंटरप्रेट कर पाएंगे। तो 35 रूल है, उस रूल प्लस 35 रूल के साथ साथ शेड्यूल तो आप लोगों को पता ही है शेड्यूल क्या होता है। 5 शेड्यूल भी बनाए गए। शेड्यूल वो चीजें हैं, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, मैंने कहा कि
किसी स्कूल के बच्चों का नाम लिखिए, अब एक पेज में लिखे जा रहे हैं बच्चों का नाम, भरे जा रहा है, कोई पढ़ भी रहा है तो राम मोहन श्याम गीता अयूब यही सब आपको मिलते जा रहा है, पढ़ने में इंटरेस्टिंग नहीं होता था। ऐसे लिस्ट को एनेक्सर्स की तरह लगा देते, ये शेड्यूल होता है। अब ये 35 रूल्स को ना ऐसे चैप्टर जैसे नहीं बांट देते हैं, तो चैप्टर वाइज बांट दिया गया, उसको बोला गया पार्ट। इसमें कुल 9 पार्ट में ये 35 मतलब 9 पार्ट जब आप पढ़ेंगे तो पूरे 3500 रूल ये कवर्ड हो जाएगा आपका। अब देखिए जरा इसी में देखते हैं थोड़ा सा आगे बढ़ के कि भाई ये 35 रूल्स में क्या क्या पढ़ने के लिए हैं हमारे पास। बेसिक ओवरव्यू लेते हैं, हमें पता तो हो कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। देखिए जो पहला पार्ट 1 है, ठीक है, पार्ट 1, इसमें क्या है, इसका हेडिंग ये है जनरल। जनरल का मतलब इस पे हम ज्यादा समय नहीं देंगे, जनरल का मतलब जनरल होगा। यहाँ रूल नंबर 1, 2, 3 की बात की गई है, 3 रूल आ जाएंगे इसमें। जब देखेंगे, अच्छा कुछ रूल नंबर आपको बताएंगे वो याद रखिएगा। जब आप पार्ट 2 में चलेंगे, वहां पार्ट 2 पूरा बात करता है क्लासिफिकेशन की, कि भाई कौन सा पोस्ट किस कैटेगरी में आएगा। क्लासिफिकेशन इसमें 4 से रूल नंबर 7 आ जाता है। पार्ट 3 में चलेंगे जब आप, अच्छा यहीं पे आपको पता चलेगा कि भाई NFU मिलता है तो हमारा पोस्ट SO लेवल 10 में होने के बाद भी सेक्शन ऑफिसर, लेवल 10 में होने के बाद भी ग्रुप A क्यों नहीं होता है, यही क्लासिफिकेशन में पता चलेगा, रूल बता दिया गया है। पार्ट 3 देखेंगे तो यहाँ पे बात करेंगे हम अपॉइंटिंग अथॉरिटी की, जो आपके नियोक्ता नौकरी देने वाले कौन होते हैं। अपॉइंटिंग अथॉरिटी ग्रुप A के लिए कौन होंगे, किसी और के लिए कौन होंगे। इसमें जो रूल नंबर बात किया गया है 8 और 9 रूल नंबर इसमें कवर हो जाएगा। सब सिंपल है, हम पार्ट वाइज बढ़ते चलेंगे। पार्ट 4 काफी इंपॉर्टेंट है। पार्ट 4 इसका नाम है, इस पे खूब पढ़ेंगे, खूब क्वेश्चन आता है। इसका नाम है सस्पेंशन। क्या नाम है, सस्पेंशन। और ये आपका है रूल नंबर 10। कौन सा रूल है, रूल 10। नंबर भी याद रखिएगा रूल का, कभी कभी पूछ देता है। पार्ट 4 से जब आगे बढ़ेंगे तो पार्ट 5 आएंगे, ठीक है। पार्ट 5 में आप देखेंगे यहाँ पे जो पढ़ना है आपको, एक तो पेनाल्टीज के बारे में पढ़ने हैं। कौन कौन से पेनाल्टी, 2 थप्पड़ लगाने हैं या कुछ पेनाल्टी लगाने के लिए बताए गए हैं। ये रूल आपका 11 नंबर मिलेगा, ठीक है। रूल नंबर याद रखिएगा। पेनाल्टीज हैं, इसमें आपको 2 तरह के पेनाल्टीज मिलेंगे। एक मिलेंगे मेजर पेनाल्टी, बड़ा वाला, अगर आपने बड़ा वाला कोई कांड किया है तो मेजर पेनाल्टी लगेगी। दूसरा है माइनर पेनाल्टी, अगर आपसे छोटी मोटी गलती हुई है तो थोड़ा हो सकता है कि आपको सेंसर वगैरह दे के छोड़ दें, ठीक है। इस तरह माइनर पेनाल्टी की बात करेंगे। पेनाल्टीज के साथ साथ एक तो इसमें पेनाल्टीज पढ़ेंगे, दूसरा यहाँ पे डिसिप्लिनरी अथॉरिटी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। डिसिप्लिनरी अथॉरिटी, इसके बारे में कि ये कौन नया अथॉरिटी आ गए अनुशासन बनाए रखने के लिए। नहीं तो गवर्नमेंट में किसी को डर ही नहीं होगा, सब बोलेगा हम सरकारी हैं। और इसमें टोटल रूल कितने हो जाते हैं, रूल 11 तो पेनाल्टी हो गई, 11 से लेके 13 तक का आ जाता है। 11 पेनाल्टी है जो आपने यहाँ पे देख रखा है। 12, 13 में डिसिप्लिनरी अथॉरिटी, इनसे रिलेटेड प्रोविजंस को हम बात करेंगे। चलिए पार्ट 5 के बाद जरा हम यहाँ खींच लेते हैं, हमारे पास थोड़ा जगह कम होगा तो हम इधर लिख लेते हैं। देखिए पार्ट 6 नंबर में क्या पढ़ने हैं। पार्ट 6 में जो आपको पढ़ने हैं प्रोसीजर पढ़ने हैं, कैसे आपको पेनाल्टी लगाने हैं। प्रोसीजर फॉर इम्पोजिंग पेनाल्टी, मतलब यहाँ पे हम जो मुख्य रूप से 2 रूल पढ़ेंगे, वो यहाँ पे रूल 14 से 21 तक आ जाता है, पूरे रूल नंबर 14 से 21 तक आ जाएगा। लेकिन रूल 14 जो है ये आपको बताएगा मेजर पेनाल्टी का प्रोसीडिंग। अन्य रूल से भी जुड़ता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही है, लेकिन मेजर पेनाल्टी प्रोसीजर बताएगा, याद रखिएगा। और रूल 16 जो है 16 माइनर पेनाल्टी के लिए बताएगा। एग्जाम में पूछता है मेन ये है, अन्य रूल से भी जुड़ता है
लेकिन कभी कभी पूछता है माइनर पेनाल्टी प्रोसीडिंग में, तो मेजर रूल 16 है और मेजर पेनाल्टी प्रोसीडिंग में मुख्य रूल कौन सा है, रूल 14 है। तो रूल 14, रूल 16, रूल 10, रूल नंबर 10 सस्पेंशन, रूल नंबर 11 पेनाल्टीज, ये आपको ध्यान में रखने होंगे। आइए जरा देखते हैं पार्ट 6 के बाद पार्ट 7 क्या है। पार्ट 7 में जब आप चलेंगे वहां पे आपको पढ़ना पड़ेगा अपील के बारे में। किसी को कोई पेनाल्टी लगा दिया, कोई तो सुनने वाला हो। अपील, यहाँ 22 से 28 रूल नंबर के बारे में हम पढ़ेंगे, देखेंगे 45 दिनों के भीतर आप अपील कर सकते हैं। ये अपील के ऊपर की भी कुछ चीजें हैं, तो इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, पार्ट 8 में पढ़ेंगे। जो पार्ट 8 में पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे, देखिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ पार्ट 8। पार्ट 8 में हम लोग पढ़ेंगे रिवीजन एंड रिव्यू। एक नया शब्द आया है, रिवीजन एंड रिव्यू। ये देखिएगा क्या होता है, मतलब अपील, एक तो हो गया मैकेनिज्म अपील, दूसरा है रिवीजन भी है और रिव्यू भी है। यहाँ पे रूल नंबर कौन से हैं, 29 और 29A। पूछता है क्वेश्चन, नंबर भी याद रखिएगा कि रिव्यू और रिवीजन कहाँ है। अब देखिए जब आप पार्ट 9 में चलेंगे, ठीक है, हम इधर पार्ट 9 खींच के ले आते हैं। जब आप पार्ट 9 में आएंगे तो बचे हुए हर चीज को हम लोग मेसलिनियस बोलते हैं। ये अपना कैटेगराइजेशन है मेसलिनियस। मेसलिनियस में जो भी रूल 30 से लेके 35 तक जो भी बचा हुआ होगा, उनकी छोटी छोटी बातें हम देख लेंगे। इसका मतलब इस पूरे रूल को देख के आपको नहीं लगा कि आपने क्लासिफिकेशन पढ़ा, पेनाल्टीज पढ़ी, कुछ सस्पेंशन पढ़ा कि भाई कोई गवर्नमेंट से कैसे सर्विस से अभी उसको टेम्पररी विड्रॉ कर सकते हैं। इन चीजों को पढ़ने के बाद आपको पूरा लगा कि एक प्रोसीजर है और हमें प्रोसीजर को समझना है। लेकिन सीसीए रूल का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण पार्ट है, ये ऐसा नहीं है कि कहां से आ गया, आपको गवर्नमेंट सर्विस में अपील करने की राइट दी गई या प्रोसीजर बताया गया। इसके लिए आपके संविधान से भी कुछ चीजें गवर्न होती है। तो हम अलग से एक पार्ट पढ़ेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। क्या पढ़ेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। उसमें हम आर्टिकल 3 आर्टिकल पढ़ेंगे, 309, 309, 310, 310 और 311। ये 3 आर्टिकल बेसिक तौर पे आपको जानना जरूरी है। अगर आप नहीं जानेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि आखिर हमें इस तरह के सेफगार्ड, कि भाई आपने गलती किया फिर आपको मौका भी दिया गया, ठीक है, इस तरह के सेफगार्ड को हमको समझना हो। तो आइए सबसे पहले हम रूल में जाने से पहले कॉन्स्टिट्यूशन के इस प्रोविजन को बात कर लेते हैं। देयर आफ्टर हम रूल में चलेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो हम लोग सीसीए रूल के सबसे पहले जो चीजें चल रहे हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, सीसीए रूल्स 1965। सब लोग देखिए बार बार बोल कर याद रखिएगा तो याद रहेगा। इसमें मैंने कहा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। आइए जरा देखें इस प्रोविजन में 3 मैंने कहा था, 309 आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है। यह आखिर 309 क्या है, आपके स्टडी मटेरियल में दिया हुआ है, मैंने सब एक जगह कंपाइल कर रखा है। और स्टडी मटेरियल कंपाइलेशन ऑफ रूल्स है, बड़े ही उसको कॉम्पैक्ट मैनर में मैंने कंपाइल किया है, क्योंकि जब आप एग्जाम में बैठते हैं ना तो पढ़ने के लिए इतना चीज रहता है आपके पास एग्जाम के टाइम में। एक तो आपका क्लास नोट्स होगा, स्टडी मटेरियल होगा, जितने क्लैरिफिकेशन से डाउट है मैं सारा दूर करूंगा ही, प्लस आप क्वेश्चन बनाएंगे। स्टडी मटेरियल आपके पढ़ने के लिए है, उसको एक एक लाइन पढ़ेंगे, सारा कुछ वो कॉम्पैक्ट बनाया हुआ है तो पढ़ेंगे। अपडेटेड रहता है, कुछ भी चेंज आती है तो हम उसको अपडेट करते रहते हैं। आपको एक जगह कई इधर उधर ढूंढने की जरूरत नहीं है, तो आपको उस पर बनाने और क्वेश्चन जरूर बनाइएगा। जितना भेजते हैं बनाइए, ना बने व्हाट्सएप में फोटो खींचिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए,
मुझे पर्सनल व्हाट्सएप पे कर दीजिए, सर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, मैं नेक्स्ट क्लास में उस क्वेश्चन को डिस्कस कर लूंगा ताकि सब लोगों को बेनिफिट हो जाए। अगर क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट इनफ नहीं होगा कि क्लास में डिस्कस करें तो थ्रू व्हाट्सएप भी हम आपको रिप्लाई कर देंगे, बट क्वेश्चन पीछे भविष्य के लिए मत रखिएगा बनाएंगे, भविष्य में और क्वेश्चन आने वाले हैं आपको बनाने के लिए नए नए, तो आप पहले इस क्वेश्चन को बनाते रहिए, ये आपका काफी अच्छा कंसेप्ट बना देगा। अब आइए आर्टिकल 309 पे हम बात करते हैं। ये आर्टिकल क्या बात करता है? यह आर्टिकल कहता है कि भारत सरकार में जितने भी ये एम्प्लॉय हैं उनका रेगुलेशन ऑफ, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं या ऑफिसर हैं, जो भी कहिए आप, स्टाफ हैं, जो भी कह सकते हैं, या स्टेट गवर्नमेंट में जो एम्प्लॉय हैं, हम यहाँ पे दोनों कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोविजन दोनों के लिए बात करता है, कहता है इनका रेगुलेशन ऑफ रिक्रूटमेंट, कि भाई कौन रिक्रूटमेंट का क्या क्राइटेरिया रहेगा, रिक्रूटमेंट का क्या मेथड रहेगा, ये प्लस सर्विस कंडीशन। ठीक है, ये सर्विस कंडीशन कहां से आता है? कहते हैं ये कौन बनाएगा, कौन रेगुलेट करेगा, हु विल रेगुलेट। मैं अगली बात लिख रहा हूं, इसे कौन रेगुलेट करेगा। जब सरकार में पहली बार इस तरह की व्यवस्था हुई होगी आजाद भारत में, सवाल तो आया होगा कि भाई सरकार का जो काम करने के लिए सरकारी नौकरी, सरकारी पोस्ट होंगे, इसको रेगुलेट कौन करेगा, कौन सा रिक्रूटमेंट का मेथड हो, कहीं पे इंटरव्यू लेके सिलेक्शन ले लें या कहीं पे हम पीटी मेंस ये वो लेते रहें या अपने मन से रख लें, कुछ तो रिक्रूटमेंट कंडीशन हो, बैचलर डिग्री चाहिए, मास्टर डिग्री चाहिए। और सर्विस कंडीशंस क्या होंगे? सर्विस कंडीशंस का मतलब लीव मिलेगा इनको, ये मिलेगा, पेंशन मिलेगा, सोशल सिक्योरिटी मिलेगी, ये कौन बनाएगा? कहा ये बनाएगा पार्लियामेंट, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए है, ठीक है, और स्टेट गवर्नमेंट के लिए स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली बनाएगा। लेकिन पार्लियामेंट को सर्विस मैटर उतना ज्यादा समझ में आएगा नहीं, तो कहा कि एप्रोप्रिएट लेजिस्लेचर इसके लिए इस्तेमाल किया गया कि पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। कहा जब तक लॉ बनाया नहीं जाता, टिल लॉ इज मेड, जब तक ये लॉ नहीं बनाते तब तक के लिए कौन रेगुलेट करेगा? कहा कि हु विल मेक रूल टिल लॉ इज मेड, तब तक के लिए प्रेसिडेंट, जो आपके देश के राष्ट्रपति हैं, ये सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए गवर्नर, कहा यही क्या करेंगे, ये स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए यही क्या करेंगे, रूल बनाएंगे, विल मेक रूल्स, विल मेक रूल्स, ठीक है। और सर्विस कंडीशंस जो भी हैं आपके लिए, सब कुछ ये रिक्रूटमेंट रूल्स, सर्विस कंडीशंस। आप अपने भर्ती नियम को नेक्स्ट ऑनलाइन डाउनलोड करके भी देख सकते हैं। रिक्रूटमेंट रूल पे आप लिखा हुआ देखते होंगे, ये मैंने प्रेसिडेंट जो कहा उसमें लिखा हुआ मिलेगा अंडर दी प्रोविजो 3 आर्टिकल 309, वहां पे पावर कन्फर्ड अंडर, वो लिखा हुआ रहेगा कि जो पावर संविधान ने राष्ट्रपति को या गवर्नर को, जैसे स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय केस में अंडर प्रोविजो 309 दिया है, उसके तहत ये भर्ती नियम राष्ट्रपति जो हैं बना रहे हैं। तो आपका रिक्रूटमेंट का कंडीशन या सर्विस कंडीशन, ये लीव रूल, ये वो कौन बना रहे हैं? अभी राष्ट्रपति बना रहे हैं, पार्लियामेंट जब तक पास नहीं करता है। आप जब भी बनाते तो ब्यूरोक्रेट्स हैं, राष्ट्रपति के नाम पे होता है। 309 में देखिए कुछ अलग से भी प्रोविजंस हैं जिसके बारे में मैं बात कर लूं। कुछ अलग से प्रोविजंस हैं, जैसे 309 के अलावे भी हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। आप देखेंगे आर्टिकल 148 किसके लिए है? तो CNAG को भी एम्पावर करता है, राष्ट्रपति के बदले CNAG को एम्पावर करता है कि भाई आप अपने एम्प्लॉय के लिए कानून बनाइए। आर्टिकल 98 किसके लिए है? आप देखेंगे
जो पार्लियामेंट स्टाफ के लिए जो कानून बनता है, सर्विस कंडीशन बनते हैं पार्लियामेंट के जो स्टाफ हैं उनके लिए ये है कि पार्लियामेंट स्टाफ का स्केल देखे हैं आप लोगों से थोड़ा डिफरेंट हो सकता है। जो आपको मिलता है जहाँ पे लेवल 10 वहां पे वो लेवल 11 ले रहे होते हैं। उनका कंडीशन जो है हम लोग पार्लियामेंट्री प्रोसीजर में भी देखेंगे। उनके जो पार्लियामेंट हैं खुद ही उनके लिए बनाते हैं और उसमें पावर वेस्टेड होता है चेयरमैन या स्पीकर में, वो करते रहते हैं। तो ये एक्सेप्ट एंड अदरवाइज प्रोवाइडेड इन कॉन्स्टिट्यूशन, ये दो चीजें एक्सेप्शंस हैं। अदरवाइज आर्टिकल 309 के अंदर ही हमारे प्रेसिडेंट क्या करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए प्रेसिडेंट सारा कानून सारा लॉ बनाएंगे। और ये कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल इंपावर करता है, तो 309। अब दिक्कत क्या आता है कि 309 को तो आपने जान लिया कि ये बनाएंगे, राष्ट्रपति का भी थोड़ा सा मतलब बना रहे हैं, हम ही कानून बना रहे हैं तो सब हमारे अंदर ही रहे, ठीक है। तो उनके मन में भी एक मतलब चीजें हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन उनको प्रोवाइड करता है। लेकिन ये बड़ा 309 आपने पढ़ लिया है, आर्टिकल 309। अब 3110 में हम चल रहे हैं, आर्टिकल 310, इसके दो भाग हैं। 310 का जो नाम है इसे डॉक्ट्राइन ऑफ प्लीजर कहते हैं, डॉक्ट्राइन ऑफ प्लीजर। डॉक्ट्राइन ऑफ प्लीजर का मतलब क्या है, जब तक राष्ट्रपति खुश, इसमें देखिए 310 एक जो है आर्टिकल और 310 दो भाग हैं। इस 310 को क्या कहते हैं, कई बार पूछ दिया एग्जाम में डॉक्ट्राइन ऑफ प्लीजर क्या है, तो आर्टिकल 310 को डॉक्ट्राइन ऑफ प्लीजर कहा जाता है। कभी इसके डिफिनीशन से रिलेटेड चीजें आ सकती है। तो देखिए डॉक्ट्राइन ऑफ प्लीजर में सबसे पहले कहा गया 310 में कहा कि एवरी पर्सन, कोई भी आदमी जो भी सरकार में काम कर रहे हैं, चाहे वो डिफेंस सर्विसेज का पोस्ट होल्ड कर रहे हैं, डिफेंस सर्विसेज का, ठीक है, डिफेंस सर्विसेज का या पोस्ट डिफेंस का होल्ड कर रहे हैं, या सिविल सर्विसेज का होल्ड कर रहे हैं। सिविल सर्विसेज में भी मैं बताऊं ऑल इंडिया सर्विसेज के हैं तब भी चलेगा। ये कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोविजन है, इसमें कुछ अलग से एप्लीकेबिलिटी नहीं देखनी है। जैसे रूल में कहते हैं ना ऑल इंडिया सर्विस पे लागू नहीं होगा, लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोविजन है, ये सब पे लागू होगा। ऑल इंडिया सर्विस हो, सर्विस ऑफ सेंट्रल सिविल सर्विस हो, सेंट्रल सिविल सर्विस हो, ठीक है, जनरल सिविल सर्विस हो। अब नया नया नाम आ रहा है, सारे चीज आप समझेंगे। जनरल सिविल सर्विस हो, कुछ भी हो, ये सब के सब बड़ा खतरनाक बात कह दिया है। मैं उसे रेड में लिखने की कोशिश कर रहा हूं। कहा ये जितने हैं, ये जितने हैं ये सब क्या करेंगे, कहा होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग प्लीजर ऑफ प्रेसिडेंट, मतलब जब तक राष्ट्रपति खुश हैं तभी तक ये ऑफिस होल्ड करेंगे। होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग प्लीजर ऑफ प्रेसिडेंट। आपके केस में प्रेसिडेंट है, स्टेट वालों के केस में कौन सा रहेगा, गवर्नर। तो देखिए आप प्लीजर ऑफ प्रेसिडेंट पे अगर आप आ गए, आज राष्ट्रपति महामहिम का मूड खराब हुआ, उन्होंने आपको कह दिया ये हमारी खुशी नहीं है, आप जाओ नौकरी से, आप क्या करेंगे, आपके पास तो नौकरी से जाना पड़ेगा। तो ये ऐसा पावर है जिसमें कि उनके प्लीजर पे आप निर्भर हो गए, वो चीजें सही नहीं है। इसीलिए हमारे संविधान ने क्या किया कि एब्सोल्यूट पावर नहीं दिया। मैं लिख रहा हूं यहां पे, दिस इज नॉट अ एब्सोल्यूट पावर, दिस इज नॉट अ एब्सोल्यूट पावर। यह क्या है, दिस इज नॉट एब्सोल्यूट पावर, ये एब्सोल्यूट पावर नहीं है, मतलब इसमें भी इफ एंड बट लगा हुआ है। चलिए 310 एक में आपने देखा कि कोई भी पर्सन हो, चाहे डिफेंस या सिविल सर्विसेज के हों, वो डिफेंस पोस्ट या सिविल पोस्ट जो भी उनके पोस्ट रहेंगे,
ऑफिस तभी तक वो होल्ड करेंगे जब तक प्रेसिडेंट क्या है, खुश हैं, ड्यूरिंग प्लीजर ऑफ प्रेसिडेंट, इसीलिए इसको डॉक्ट्राइन ऑफ प्लीजर कहा जाता है। जरा 310(2) में देखते हैं। 310(2) जो बात करता है, ये कहता है आर्टिकल कि भाई गवर्नमेंट, चलिए इसको थोड़ा सा जगह बना लेते हैं, नहीं तो फिर जगह बनेगा नहीं। 310(2) के लिए अलग से देख लेते हैं, जिसे हम लोग आर्टिकल 310 पढ़ रहे थे। आर्टिकल उसमें हमने 310(1) को पढ़ा, जिसे आपने देखा, ये डॉक्ट्राइन ऑफ प्लीजर आप पढ़ रहे थे। 310(2) में ये बातें कही गई, भाई अगर गवर्नमेंट को, देखिए हर पावर कहां से आता है, हर पावर का सोर्स संविधान है, याद रखिएगा। संविधान से, कॉन्स्टिट्यूशन से बड़ा कोई आपके लिए लॉज नहीं है इस लैंड में, आपके लिए इंडिया पर्पस से, डेमोक्रेटिक कंट्री इंडिया है जैसे, उसके लिए। तो इसमें गवर्नमेंट को कुछ पावर दिया गया, कहा गवर्नमेंट कैन इंटर इनटू, किस चीजों में इंटर कर सकती है, कहा स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट। कहा अच्छा, एक नया पावर आया कि अगर मान लीजिए किसी का सर्विस चाहिए, कोई पर्सन है स्पेशल क्वालिफिकेशन का, उनका सर्विस चाहिए, मतलब आपको क्या करना है, सिक्योरिंग सर्विस आप चाहते हैं ऑफ पर्सन, उसके पास क्या है, हैविंग स्पेशल क्वालिफिकेशन, स्पेशल क्वालिफिकेशन। जैसे कोई मान लीजिए डॉक्टर है या कोई साइंटिस्ट है, अब आपको बहुत दिनों के लिए गवर्नमेंट को जरूरत नहीं है, गवर्नमेंट को मान लीजिए कुछ ऐसे कोई टेक्नीशियन चाहिए, स्पेशली हाईली स्किल्ड पर्सन चाहिए, जो पूरा मान लीजिए कह सकते हैं कि मैपिंग कर दे, इंडिया का जियो मैपिंग कर दे। अब इस तरह की चीजों के लिए स्पेशल क्वालिफिकेशंस के पर्सन की उनको जरूरत होती है। अब उनका आपको 60 साल रिक्वायरमेंट नहीं है कि 60 साल तक नौकरी उनको देना जरूरी है। तो आप क्या करते हैं, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट में, स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट में गवर्नमेंट जाके 5 साल 7 साल के लिए एंट्री कर लेती है। कई ऐसे इंटर कर सकते हैं, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट बेसिस ले लेती है, 5 साल, 5 साल काम खत्म। आप उसमें क्लेम नहीं करेंगे कि नहीं जी हमारा तो 3101 में आए थे, सेफगार्ड मिला हुआ है, ये मिला हुआ है, नहीं। 3102 कहता है कि गवर्नमेंट इंटर कर सकती है, जरूरी नहीं है कि एक ही भर्ती वही बनाए, परमानेंट नौकरी वाला ही, कॉन्ट्रैक्ट वाला भी करना है तो हम कर लेंगे। इवन लेटरल एंट्री भी आप देखिए, इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। ठीक है, गवर्नमेंट कर सकती है, गवर्नमेंट को रोक नहीं है, संविधान से पावर है। ठीक है, ऐसे केसेस में क्या होता है कि अगर मान लीजिए इफ प्रीमेच्योर उनको निकाल देते हैं, आपका काम हो गया मान लीजिए 3 साल में ही, प्रीमेच्योर टर्मिनेशन कर देती है गवर्नमेंट, कहती है कि नहीं आप जाइए यहां से, तो प्रीमेच्योर टर्मिनेशन में ना उनको कंपनसेशन पे करती है, पे कंपनसेशन। ऐसे नहीं 5 साल कह के लिए थे, तो ऐसे भी आप उनको भी ये सेफगार्ड है कि उनको क्या मिलेगा, कंपनसेशन मिलेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि उनको ऐसे भगा देंगे, कंपनसेशन दे करके ही भेजते हैं कि हम 5 साल आप भरोसे पे आए थे, इसलिए गवर्नमेंट मॉरल एम्प्लॉयर है। तो आपने देखा आर्टिकल 309, तो रिक्रूटमेंट कंडीशंस कौन बनाएगा, भर्ती नियम आपका कौन बनाएगा, सर्विस कंडीशन कौन बनाएगा। फिर आपने देखा डॉक्ट्राइन ऑफ प्लीजर। ठीक है, आप किसके खुशी तक आपकी नौकरी रहेगी, राष्ट्रपति, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए। अब जरा मैंने कहा था ये एब्सोल्यूट नहीं है, नॉट एब्सोल्यूट पावर, नॉट एब्सोल्यूट पावर। इस पे क्या रिस्ट्रिक्शंस है, इस पर जो रिस्ट्रिक्शंस है वही 311 है, आर्टिकल 311 है। तो आइए जरा 311 में चलते हैं और देखते हैं वहां पे क्या रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं। आर्टिकल 311, इसका नाम है रिस्ट्रिक्शंस, ये रिस्ट्रिक्शंस ही थे ना, तो मैं कह रहा हूं रिस्ट्रिक्शंस ऑन
डॉक्ट्राइन ऑफ प्लीजर, मैं इसे लिख सकता हूं, डॉक्ट्राइन ऑफ प्लीजर। जो डॉक्ट्राइन ऑफ प्लीजर आपने आर्टिकल 310 में पढ़ा था, उसी पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, वही 311 है। और मेजर रिस्ट्रिक्शंस आप देखेंगे दो तरह से हैं। फर्स्ट रिस्ट्रिक्शंस है तो कोई भी पर्सन हो, गवर्नमेंट सर्वेंट हो, जो भी हो, गवर्नमेंट सर्वेंट हम कहें, पर्सन कहें, सर्विस में है तभी तो, इनका रिमूवल, अगर आप इनको सर्विस से, देखिए ये पेनाल्टी है, रिमूवल और डिसमिसल। देखिए 3 पेनाल्टी में मेजर पेनाल्टी से गिन रहा हूं, रिमूवल, डिसमिसल, कंपल्सरी रिटायरमेंट। तो रिमूवल और डिसमिसल आप करते हैं, याद रखिएगा डिसमिसल सबसे खतरनाक है। पुरानी फिल्मों में आप देखा करते थे सीधा सीधा 1 मिनट में कहा जाता था यू आर डिसमिस्ड फ्रॉम सर्विस, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है, यू आर डिसमिस्ड फ्रॉम सर्विस। ऐसा रिमूवल या डिसमिसल करने के लिए कहते हैं कि जो भी ऑफिसर होंगे, कहते हैं नोट बिलो द लेवल ऑफ, नोट बिलो द लेवल ऑफ अपॉइंटिंग अथॉरिटी। जो आपको नौकरी दिए हैं, जो आपको अपॉइंट करने वाले थे, अपॉइंटिंग अथॉरिटी से नीचे वाले कोई भी आपका रिमूवल या डिसमिसल नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब पहली बात हुई कि रिमूवल या डिसमिसल करने के लिए कौन ऑथराइज है? ओनली अपॉइंटिंग अथॉरिटी, उससे नीचे के कोई अथॉरिटी ऑथराइज नहीं है। सेकेंड बात कहा गया कि अगर आप किसी को डिसमिस्ड करते हैं, सर्विस से डिसमिस्ड करते हैं, जैसे पुराने फिल्मों में डिसमिस्ड होता था, या रिमूवल करते हैं, निकालते हैं, आप अंतर बताएंगे, रिमूवल डिसमिसल में बहुत बड़ा अंतर है, या उनको आप रिडक्शन इन रैंक करते हैं, उनका पोस्ट डिमोट कर देते हैं, रिडक्शन इन रैंक करते हैं, ऐसा कुछ भी करने के लिए आप कर सकते हैं ओनली आफ्टर इंक्वायरी, ओनली आफ्टर इंक्वायरी। देखिए मैं आई वाला इंक्वायरी लिख रहा हूं, आप सिर्फ और सिर्फ इंक्वायरी के बाद कर सकते हैं। इस इंक्वायरी में क्या क्या करेंगे? आप उनको इन्फॉर्म करेंगे क्या आरोप है, इन्फॉर्म चार्ज आप उनको बताएंगे फर्स्ट। दूसरा, आप उनको हियरिंग अपॉर्चुनिटी देंगे, उनके ऊपर आरोप लगा के सीधा सजा नहीं दे सकते, हियरिंग अपॉर्चुनिटी देंगे। इसलिए मैंने कहा कि पुरानी फिल्म में कहा जाता था यू आर डिसमिस्ड। एक तो डिसमिसल करेंगे कौन? सिर्फ और सिर्फ अपॉइंटिंग अथॉरिटी। दूसरा नंबर बात है, अगर किसी का डिसमिसल करना है तो ओनली आफ्टर इंक्वायरी होगा, ठीक है। तो जो पुरानी फिल्मों में और देखते थे इंस्पेक्टर लेवल ही कह देते थे यू आर डिसमिस्ड फ्रॉम सर्विस, ऐसा नहीं है। आपको देखना पड़ेगा कि भाई इंस्पेक्टर लेवल कहाँ मिलेंगे, कौन से लेवल, कौन डिसिप्लिनरी अथॉरिटी है, अभी सब पे आएंगे। 5 शेड्यूल हमने बात नहीं की है, वहां पे भी आपको लिखा हुआ मिलेगा। अभी वापस कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के बाद रूल पर आते हैं तो बात करते हैं। तो मतलब वो पुरानी फिल्मों का वो डायलॉग कि डिसमिस्ड फ्रॉम सर्विस सही नहीं होता था, वहां पे इंक्वायरी होकर के ही हो सकता है। लेकिन अभी न्यूज में आप ये शायद अगस्त का होगा, 22 अगस्त का देखिएगा, 22 या 23 अगस्त, 22 अगस्त या 20 से 22-23 अगस्त के बीच का देखिएगा। मुझे द हिंदू में मैं पढ़ रहा था, पीछे भी कई इंसिडेंट है, उदाहरण देते रहा क्लास में, अभी मैं रिसेंट के उदाहरण देना चाहता हूं। इसमें एक्सेप्शन है, कहा कि एक्सेप्शन क्या है, इसका इंक्वायरी करके ही निकालेंगे। कहा इसका एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शन कहां इंक्वायरी करना पॉसिबल नहीं होगा, इसके एक्सेप्शंस क्या है? देखिए इसके 3 एक्सेप्शंस हैं, जो आपका रूल नंबर 19 होगा, 19 होगा, मैं यहीं पे बात कर लेता हूं। इसके 3 एक्सेप्शंस हैं। पहला है, अगर किसी को क्रिमिनल कन्विक्शन में पकड़ा गया है, किसमें पकड़ा गया है? क्रिमिनल कन्विक्शन, मतलब है कि उसके ऊपर कोर्ट ने ट्रायल किया है और पाया है कि इसने भारतीय न्याय संहिता जो बीएनएस है उसके अंतर्गत जो एक्ट क्रिमिनल डिफाइन किया गया है
उस एक्ट का दोषी पाया गया। प्रॉपर जांच पड़ताल कोर्ट में हुई। प्रॉपर जांच पड़ताल जब कोर्ट में हो गई तो डिपार्टमेंट को जांच पड़ताल करने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे केसेस में इंक्वायरी की जरूरत नहीं पड़ेगी। फर्स्ट। सेकेंड मैं कह रहा हूं, एक शब्द है इनएक्सपीडेंसी। आपको याद रखना है इस शब्द को, इनएक्सपीडेंसी। इनएक्सपीडेंसी इनएक्सपीडेंसी का मतलब क्या होता है? देखिए, जहां पे इनएक्सपीडेंसी का मतलब है कि इंक्वायरी करना पॉसिबल नहीं है, मतलब कह सकते हैं इंक्वायरी जो आप जांच पड़ताल करते नॉट पॉसिबल। पॉसिबल क्यों नहीं है? ड्यू टू या ऑन अकाउंट ऑफ सिक्योरिटी ऑफ स्टेट। अब मैं इसी का उदाहरण देता हूं, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट। रिसेंट का जो उदाहरण है वही आप लोग देखिए। जहां पे इंक्वायरी करना देश की सुरक्षा से खिलवाड़ करना हो जाएगा, इन फेवर ऑफ सिक्योरिटी ऑफ स्टेट इंक्वायरी करना पॉसिबल नहीं है, उस जगहों पे आप रिमूव कर सकते हैं। इसका जीता जागता उदाहरण देखिए इनएक्सपीडेंसी का मैं देता हूं। अभी रिसेंटली मैंने कहा 22-23 जो भी अगस्त रहा हो, जो जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट जनरल कौन है? मनोज सिन्हा। तो JNK, कहा JNK की लेफ्टिनेंट जनरल LG, ठीक है। मनोज सिन्हा ने क्या किया, एजुकेशन डिपार्टमेंट के खुर्शीद अहमद उनके टीचर थे, ठीक है। मैं नाम भी लिख रहा हूं, आप लोगों को याद रहेगा। खुर्शीद अहमद, कुछ और नाम भी रहा होगा इनके पीछे, लेकिन ये नाम भी था खुर्शीद अहमद या सैयद अहमद खान, जो वहां सिख डिपार्टमेंट जो उनका एनिमल हस्बेंड्री टाइप डिपार्टमेंट है उसके एम्प्लॉय थे। उनको क्या किए कि सैयद अहमद खान, सैयद एग्जाम में नहीं पूछेगा, समझने के लिए है कि आप अच्छे से समझ पाए, ठीक है। इनको क्या किए, सीधा सीधा डिसमिस कर दिए, डिसमिसल हो गया है। वो भी कैसे? विदाउट इंक्वायरी। विदाउट इंक्वायरी क्यों? क्योंकि इनका डिसमिसल इसलिए हुआ क्योंकि इनकी जो एक्टिविटी थी एंटी नेशनल एक्टिविटी थी, एंटी नेशनल एक्टिविटी। इसमें ये क्या कर रहे थे, कुछ हमारे चीजों को, सरकार से जो चीजों को ये कर रहे थे पाकिस्तान के ISI तक पहुंचा रहे थे। अब देखिए, ये जो टीचर थे या एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट के जो वहां पे, उनका नाम अपना डिपार्टमेंट का अलग अलग रहता है, ठीक है। तो ये जो लोग कर रहे थे एंटी नेशनल एक्टिविटी, अगर इनकी इंक्वायरी करें, इंक्वायरी बिठाई जाए, तो इंक्वायरी में और भी लोग शामिल होंगे, दोनों तरफ के पक्ष होंगे, इंक्वायरी करने वाला लोग होगा, बात और रिवील होते चली जाएगी। इसीलिए कहा कि सिक्योरिटी ऑफ स्टेट के ध्यान में रखते हुए हमारे पास क्या है, इनके लिए इंक्वायरी करना जरूरत नहीं है। ऐसे कंडीशन को इनएक्सपीडियंसी कंडीशन कहते हैं, जिसका इस्तेमाल करते हुए जम्मू कश्मीर में लेफ्टिनेंट जनरल ने इनको निकाल दिया सर्विस से, डिसमिस कर दिया। डिसमिसल मतलब फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट के लिए एलिजिबल नहीं रहे। क्लियर है? इनएक्सपीडियंसी। थर्ड कंडीशन होता है जो आप कहते हैं, वो होता है इम्प्रैक्टिकेबिलिटी। जहां इम्प्रैक्टिकेबिलिटी, प्रैक्टिकेबिलिटी जहां क्या है, इम्प्रैक्टिकल है, हम क्या कर सकते हैं, जहां पे हम प्रैक्टिकली इंक्वायरी नहीं कर सकते। अब देखिए, कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है, प्रैक्टिकली इंक्वायरी पॉसिबल नहीं है, वो क्या हो गया, इंक्वायरी शुरू ही हुई, वो पूरी तरह से अब बोल नहीं सकता है, पैरालाइज हो गया। अब वो कुछ उसका हाथ पांव नहीं काम कर रहा है, पैरालाइज हो चुका है पूरी तरह, बोल नहीं पा रहा है, उस पर मेमोरी चली गई, मेमोरी लॉस हो गया।
ये इम्प्रैक्टिकल सिचुएशन है जहां इंक्वायरी करने का कोई मतलब नहीं रह जाता। सेकेंड थिंग, कई बार क्या होता है, पकड़ा के वो जेल चला गया। अब जेल में जा जाके बार बार इंक्वायरी करना पॉसिबल है? नहीं होता है। तो जहां पे पॉसिबल ना हो, इम्प्रैक्टिकेबल हो, संभव नहीं हो, ये एक्सेप्शंस, 3 एक्सेप्शंस हैं, यहाँ पे विदाउट इंक्वायरी भी आप उनको निकाल सकते हैं। यही एक्सेप्शंस आपका जो है वो बन गया है रूल नंबर 19। जब हम रूल नंबर 19 पढ़ा रहे होंगे तो हम उसे स्किप कर जाएंगे, आपको बताएंगे कि हमने बता रखा है क्रिमिनल चार्जेस कन्विक्शन के केसेस में, इन एक्सपीडेंसी के केसेस में और इन प्रैक्टिकेबिलिटी के केसेस में इंक्वायरी करना मैंडेटरी नहीं है। क्लियर? ये कौन सा था? 311 308 आपका कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 311 ये बात कहता है। आइए एक आर्टिकल जरूरत पड़ेगी, मैं छोटा सा बता देना चाहता हूं आपको, ताकि आपको पता रहे, सब चीज डिटेल में पढ़ना चाहिए। देखिए यह आर्टिकल है आपका 320 आर्टिकल, कॉन्स्टिट्यूशन का एक आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 320। इसमें क्या होता है, जहां डिसिप्लिनरी मैटर होता है, डिसिप्लिनरी मैटर में प्रेसिडेंट का जहां भी इन्वॉल्वमेंट आता है, इन्वॉल्वमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति जहां पे भी शामिल होते हैं, ठीक है। तो राष्ट्रपति को उतना अपना समझ नहीं है कि भाई हम खुद ही सब विजिलेंस मैटर में ओसीसी रूल पढ़ते नहीं रहेंगे। उन्होंने कहा मेरा एक एजेंट होगा जो देखेगा। कौन होगा? कहा यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। कहा आप इनको कंसल्ट करेंगे, जहां पे भी मेरा इन्वॉल्वमेंट है, प्रेसिडेंट को डिसीजन लेना है, वहां पे यूपीएससी कंसल्ट करेंगे। प्रेसिडेंट का मतलब क्या होता है? हमेशा द्रौपदी मुर्मू के पास ही जाने की जरूरत नहीं है। प्रेसिडेंट का मतलब होता है मिनिस्टर। आपके रूल में लिखा हुआ है प्रेसिडेंट जब भी बोले तो आपके जो मंत्री हैं वो प्रेसिडेंट के ही एजेंट हैं, प्रेसिडेंट ने उनको अपॉइंट करके बिठाया है आपके मंत्रालय में। तो उन्होंने कहा कि ये जो मिनिस्टर होंगे आपके, मिनिस्टर वर्ड के लिए हम लोग मिनिस्टर इंचार्ज इस्तेमाल करते हैं, जो भी हो वो इंचार्ज हो तभी, पहले फॉर्मर मिनिस्टर नहीं। प्रेसिडेंट का मतलब मिनिस्टर रहेगा। एक और बात जान लीजिए, छोटी सी एक बात हम रूल पे चलने से पहले कर लेते हैं। देखिए एक ना प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस भी होता है, थोड़ा सा समझ लीजिए, मैंने आपके स्टडी मटेरियल में भी सारा कुछ दे रखा है। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, कई बार क्या होता है, गुनाह करने वाला व्यक्ति ही, जो गुनाह किया है, गुनाह करने वाला व्यक्ति खुद इतने हायर लेवल का हो और बोले मैं ही सबसे टॉप लेवल हूं, मैं ही अपना डिसीजन ले लूंगा। तो इसमें नेचुरल जस्टिस में कई रूल हैं, लेकिन 2 मुख्य बातें जो आपके इस रूल में काम आएगी उसको ध्यान रखना है। पहली बातें हैं कि कोई भी अपने जो केस है उसका जज नहीं होगा। मतलब आप कह सकते हैं कि नो वन शैल बी जज इन हिज ओन केस। मतलब आप अपने केस का खुद जज नहीं होंगे। चाहे आप, एक बार याद है एक कलकत्ता हाई कोर्ट के जज थे जिन्होंने अपना केस में ही अपने ट्रांसफर ऑर्डर को, आप नेट में सर्च करेंगे, नाम मैं भूल रहा हूं, शायद कन्नन कुछ नाम था उनका, और उन्होंने क्या किया था, अपना ही ऑर्डर उन्होंने उनका ट्रांसफर किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा यहां से यहां, आप जुडिशरी में पढ़ेंगे कैसे जजेस का ट्रांसफर होता है, और उन्होंने खुद ही उस पर अपना ही कोर्ट में हियरिंग करके स्टे लगा दिया। कहा कि हम हाई कोर्ट के भाई जज हैं, तो स्टे लगा दिए। तो देखिए एक अपने केस में कोई जज नहीं हो सकता, बाद में उनको समझाया गया, कई बार कहते हैं। दूसरा है हियर द अदर साइड, ऑडी आल्ट्रम पाल्ट्रम बोलते हैं, आप सिर्फ मतलब समझिए, हियर द अदर साइड, दूसरे पक्ष को भी बिना सुने। इससे क्या होगा कि आप बिना सुने कोई डिसीजन ना लें। जब भी आप डिसीजन ले रहे हैं, इससे जो इनोसेंट है, इनोसेंट डज नॉट, innocents do not suffer,
ठीक है, इनोसेंट कोई सफर ना हो, भले दोषी 10 छूट जाए, लेकिन कोई निर्दोष को सजा नहीं देनी है। चलिए, अब हम आर्टिकल 320 ये सब जान गए, तो अब हम वापस आते हैं, हम संविधान के पक्षों को समझ लिए हैं। अब हम वापस आते हैं अपने सीसीए रूल में। ये आपको बेसिक काम आएगा। अब आपको पता चल गया है कि बिना इंक्वायरी किए हुए उसको आप नहीं किसी को रिमूवल, डिसमिसल, रिडक्शन इन रैंक कर सकते हैं, एक्सेप्ट 3 कंडीशंस जो आपने पढ़ा है। तो उस 3 कंडीशंस के अलावे अब आइए जरा देखते हैं कि भाई हमने कहा था कि अब रूल पे आ जाते हैं। सीसीए रूल्स 1965। देखिए, इस रूल में मैंने कहा था आपको 35 रूल्स हैं। आपने 35 रूल्स का बाइफर्केशन भी पढ़ लिया था, 9 पार्ट में बटे हुए थे, ये भी आपने पढ़ लिया था। मैंने इसमें जोड़ा था 5 शेड्यूल्स हैं। 5 शेड्यूल्स हैं। ये 5 शेड्यूल में आखिर क्या है? 5 शेड्यूल में आप देखेंगे, जो फर्स्ट शेड्यूल है ये बताता है पहला कि जो सेंट्रल सिविल सर्विसेज हैं, सेंट्रल, देखिए मैं लिख रहा हूं सेंट्रल सिविल सर्विसेज, इसमें से ग्रुप 1 कौन है, ग्रुप ए कौन है, इसके बारे में भी बताएगा। उसी आप जब शेड्यूल में देखेंगे इनके अपॉइंटिंग अथॉरिटी कौन है, आपको यहीं पे मिल जाएंगे। आप जब भी देखेंगे किसी एएसओ के अगेंस्ट कार्रवाई करनी है, कहां ढूंढेंगे, कौन डिसीजन लेगा, कौन अपॉइंट करेगा, इनके डिसिप्लिनरी अथॉरिटी कौन है, ये भी आपको यहीं पे मिल जाएगा इस शेड्यूल में। वैसे शेड्यूल नंबर 2 जो है, शेड्यूल नंबर 2 जो है, आप शेड्यूल नंबर 2 के बारे में जब आप देखेंगे, शेड्यूल नंबर 2 जो है वो क्या बताता है, वही सेंट्रल सिविल सर्विसेज ग्रुप बी के बारे में बताएगा। ठीक है, तो शेड्यूल नंबर 3 किसके बारे में बताएगा, वही सेंट्रल सिविल सर्विसेज ग्रुप सी के बारे में बताएगा। तो चौथा नंबर शेड्यूल है, उसमें सब में डिसिप्लिनरी अथॉरिटी रहेंगे, सब में उनके अपॉइंटिंग अथॉरिटी रहेंगे, कौन कौन से पेनाल्टी कौन लगा सकते हैं ये भी रहेंगे, हम सब पे बात करेंगे। उसके बाद देखिए 4 में क्या होगा, अब आप समझ गए होंगे, सेंट्रल सिविल सर्विसेज जो ग्रुप डी, अब ग्रुप डी खत्म कर दिया गया लेकिन ग्रुप डी वाले हैं, आपको मिलेगा कि इनके लिए अपॉइंटिंग अथॉरिटी कौन है, अंडर सेक्रेटरी हैं, इनके लिए डिसिप्लिनरी अथॉरिटी कौन है, ऑल पेनाल्टी, रिमूवल, डिसमिसल सब लगाने के लिए अंडर सेक्रेटरी लेवल या हेड ऑफ ऑफिस लेवल कॉम्पिटेंट होते हैं। तो ये शेड्यूल 4 तक आप पहुंचे। 5वां शेड्यूल है, 5वें शेड्यूल में जो बात किया गया है वो बात किया गया है 5th शेड्यूल में कि डिफेंस में सिविल पोस्ट इन डिफेंस सर्विसेज। अब यहाँ पे बात किया गया है सिविल पोस्ट इन डिफेंस सर्विसेज, क्योंकि हमारा जो सीसीए रूल है ये हमारा सिविल पोस्ट पे अप्लीकेबल रहेगा। तो यहाँ पे बता दिया गया उनके डिसिप्लिनरी अथॉरिटी कौन है, उनके अपॉइंटिंग अथॉरिटी कौन है, ये बता दिया गया। कभी किसी को ढूंढना होगा कहाँ पे डिसिप्लिनरी अथॉरिटी है, कहाँ पे अपॉइंटिंग अथॉरिटी है, तो आप क्या करेंगे, शेड्यूल देखेंगे, शेड्यूल बड़े काम का है। आइए जरा कुछ बातें अब आगे बढ़ते हैं। इसी में बड़ा ही इंटरेस्टिंग रूल है ये, इसमें बहुत मजा आता है पढ़ने में अगर आप इसे इंटरेस्ट से पढ़ते हैं तो। देखिए इस रूल में जो आप बात करेंगे सबसे पहले, तो रूल 1 तो कुछ भी नहीं है कि भाई 1 दिसंबर 1965 1965 से अप्लीकेबल है। इसका जो सीसीएस रूल में हम लोग सीसीए रूल्स 1965 में जो हम पढ़ने जा रहे हैं, जरा इसकी अप्लीकेबिलिटी को देखें, ये किस पे अप्लीकेबल है। अब हमारा रूल कन्फाइंड हो जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोविजन सबके लिए था, लेकिन जो अब हमारा ये सर्विस मैटर का रूल है, प्रेसिडेंट बना रहे हैं, तो अप्लीकेबिलिटी ऑब्वियस है कि हमारा मतलब क्या हो जाएगा, निश्चित हो जाएगा किस पे लगाना है किस पे नहीं लगाना। ये आपका रूल नंबर 3 है, रूल नंबर से कोई मतलब नहीं है।
एप्लीकेबिलिटी का मतलब है जो भी एवरी गवर्नमेंट सर्वेंट मैं कहूं प्लस इंक्लूडिंग एवरी गवर्नमेंट सर्वेंट का मतलब हमारा सिविलियन से है, इंक्लूडिंग सिविलियन जो भी हैं इन डिफेंस सर्विसेज। डिफेंस सर्विसेज के जो सिविलियन हैं उन पर भी यही रूल लागू होगा। लेकिन जो आर्म फोर्सेस वाले हैं जिन पे वो नेवी एक्ट ये एक्ट लागू होता है, जिनका सैलरी भी वहीं से आता है, उन सब के ऊपर ये रूल लागू नहीं रहेगा, उनके ऊपर अलग से रहेगा। हम सारे सिविलियन इन डिफेंस सर्विसेज। अब इसका मतलब नॉट अप्लीकेबल कहाँ कहाँ हो जाएगा। अब आप लोग इजिली पकड़ लेते हैं नॉट अप्लीकेबल वाले में कहाँ कहाँ कहते हैं। ऑल इंडिया सर्विस वाले जितने हैं, IAS IPS IFS, रेलवे वाले थोड़ा उनका ट्रैफिक है वो अपना बना के रखते हैं, ठीक है। जो कैजुअल एम्प्लॉयमेंट में है उन पर लागू नहीं होगा, कैजुअल एम्प्लॉयमेंट वाले में। इस तरह से जो डेली रेटेड हैं, ठीक है, उन पे भी डेली रेटेड एम्प्लॉय हैं उन पे भी ये सब लागू नहीं होगा। एक छोटी छोटी बात कर लेते हैं, आपको ऐसे ही और भी लिस्ट में मिलेंगे, आप पढ़ लेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट के अंदर आते हैं, कुछ महत्वपूर्ण बातें कर लेते हैं। अर्बन डेवलपमेंट के अंदर आते हैं जो प्रेसिडेंट का गार्डन देखते हैं, प्रेसिडेंट गार्डन एस्टेब्लिशमेंट, जैसे मुगल गार्डन ये सब देखने वाले हैं प्रेसिडेंट, ये होते तो अर्बन डेवलपमेंट के अंदर हैं गार्डन एस्टेब्लिशमेंट, ठीक है, एंड स्टेट ऑफिस, ये नहीं आते हैं इसमें, याद रखिएगा। उसके बाद एक महत्वपूर्ण और है कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में जो दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट है, ठीक है, दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट, इसमें अप टू इंस्पेक्टर रैंक, क्योंकि उनकी नौकरी उस तरह से है तो उनके ऊपर ये रूल इंस्पेक्टर रैंक तक ये अप्लीकेबल नहीं होता है, जिसे प्रेसिडेंट के गार्डन देखने वाले पे भी नहीं है। बकाए टूरिज्म हो या सिविल एविएशन हो या एक्सटर्नल अफेयर्स हो, उनके जो लोकली रिक्रूटेड स्टाफ होते हैं उन पे भी अप्लीकेबल नहीं होता है। लोकली रिक्रूटेड स्टाफ जैसे ये समझते हैं क्या होता है लोकली रिक्रूटेड स्टाफ, जैसे टूरिज्म में मैं बात कर रहा हूँ। टूरिज्म बढ़ाने के लिए ना वहाँ पे लोकल लोग लोकल चीज़ों को समझाने के लिए सरकार लोकली रिक्रूटेड स्टाफ रखती है जो वहाँ टूरिज्म को बढ़ावा भी देते हैं और लोगों की मदद भी करते हैं। उन लोगों पे ये सब चीज़ें लागू नहीं रहेगी। पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट में एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल एजेंट होते हैं, ठीक है, एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल एजेंट। जैसे मैंने कहा था आजकल छटनी सहायक की भर्ती होती है, वो तो कवर होंगे, लेकिन जो ग्रामीण डाक सेवक होते हैं ये सब एजेंट के रूप में काम करते हैं और इनको क्या मिलता है, एजेंट के रूप में काम करते हैं और इनको टाइम रिलेटेड जो कितने घंटे काम किए उस हिसाब से पैसा मिलता है। तो इनके ऊपर ये CCS रूल वगैरह एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल एजेंट वगैरह के ऊपर आप ना लगाएं, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इस सब पे अप्लीकेबल नहीं होता है। कुछ बेसिक कंसेप्ट समझते हैं। कुछ बेसिक कंसेप्ट का मतलब है अपॉइंटिंग अथॉरिटी किसको कहते हैं, आइए जरा देखते हैं, और क्या डिसिप्लिनरी अथॉरिटी किसको कहते हैं, यहीं पे समझेंगे। आगे रूल वाइज मिलते रहेगा आपको। जो सबसे पहले हम समझने जा रहे हैं अपॉइंटिंग अथॉरिटी है। आखिर अपॉइंटिंग अथॉरिटी कौन होते हैं? अपॉइंटिंग अथॉरिटी, देखिए अपॉइंटिंग अथॉरिटी किसको कहें, जो भी मान लीजिए पर्सन क्या है, empowered to make of appointment, empowered to make appointment, आपको क्या, जिसको अपॉइंट करने का पावर है वही अपॉइंटिंग अथॉरिटी होगा। या इससे हम कह सकते हैं चाहे अपॉइंटमेंट करने के लिए किसी भी सर्विस में हो, सेंट्रल सिविल सर्विसेज या सेंट्रल सेक्रेटरिएट सर्विसेज जैसे नाम, या किसी भी पोस्ट पे हो, सेक्शन ऑफिसर, अंडर सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी। तो सर्विस का मतलब जैसे मैंने CSS सर्विस कहा,
और पोस्ट का मतलब जो उसके अंदर फॉल करने वाले ग्रुप ABCD पोस्ट होते हैं वो होते हैं, ठीक है। तो वो अपॉइंटिंग ऑथोरिटी कहलाते हैं, ठीक है। या कहिए मैं इसे ऐसे भी कह सकता हूं, पर्सन, दूसरे शब्दों में अप्रूवल में लिखा हुआ भी मिलेगा, ठीक है। पर्सन हु अपॉइंट्स गवर्नमेंट सर्वेंट, यही बात है, जो गवर्नमेंट सर्वेंट को क्या करता है, गवर्नमेंट सर्वेंट को अपॉइंट करता है, तो वही अपॉइंटिंग ऑथोरिटी है। एक केस इसमें थोड़ा डिफरेंट बनता है, आपने देखा होगा कई लोग कोई और सर्विस के होते हैं, सपोज करिए आप CSS सर्विस के हैं या आप डिफेंस सर्विसेज में से सिविलियन सर्विसेज के हैं, कहीं से भी हैं, लेकिन आप कहीं और जाके डेपुटेशन पे कोई परमानेंट पोस्ट होल्ड कर रहे हैं। ऐसे केसेस में कौन होंगे अपॉइंटिंग ऑथोरिटी? देखिए मैं एक स्पेशल केस आपको समझाने की कोशिश करता हूं, थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। मैंने कहा कि आप क्या कर रहे हैं कि गवर्नमेंट सर्वेंट जो है वो क्या है, परमानेंट, ऐसे समझिए, परमानेंट मेंबर ऑफ क्या है, अदर सर्विस का है, लेकिन वो नौकरी कहीं और आके कर रहा है, जैसे कोई स्टेट से सेंटर में आए हुए हैं, परमानेंट मेंबर ऑफ अदर सर्विस है, ठीक है। लेकिन ये क्या कर रहा है, होल्डिंग कोई और पोस्ट होल्ड कर रहा है, होल्डिंग एनी अदर परमानेंट पोस्ट, एनी अदर परमानेंट पोस्ट, ठीक है। अब कहा इसके तो दो अपॉइंटमेंट हो रखे हैं, CSS या स्टेट का था, सेंटर में आके है, तो सेंटर में भी किसी ने अपॉइंटमेंट किया है परमानेंट पोस्ट के अगेंस्ट, ये परमानेंट मेंबर क्या है, किसी और सर्विस का है, कहीं और से आया है। ऐसे केसेस में अपॉइंटिंग ऑथोरिटी कौन होंगे, जरा समझिए। एक तो जो कि कह सकते हैं कि ऑथोरिटी जो अपॉइंट किए हैं उनको, ऑथोरिटी appointed him in his her सर्विस, जो भी उनका सर्विस था परमानेंट सर्विस, उसमें जो उन्होंने अपॉइंट किया उस ग्रेड में, जिस ग्रेड से भी हैं। दूसरा, दी ऑथोरिटी आप कह सकते हैं जो अभी अपॉइंट किया है, ऑथोरिटी अपॉइंटेड him on present पोस्ट, जिस पोस्ट पे अभी वो होल्ड कर रहे हैं। इस दोनों में याद रखिएगा जो भी क्या होगा, जो भी सीनियर होगा उसको आपको क्या करना है, अपॉइंटिंग ऑथोरिटी होगी। विच एवर इज हाईएस्ट ऑथोरिटी, विच एवर इज हाईएस्ट ऑथोरिटी, उन्हीं को अपॉइंटिंग ऑथोरिटी आपको मानना है। रूल ने क्लैरिफाई कर दिया है, जो भी हाईएस्ट ऑथोरिटी रहेंगे ऐसे केसेस में भी, जैसे कोई किसी सर्विस के आए, वहां पे मान लीजिए किसी पोस्ट पे थे, उनके लिए वहां पे जॉइंट सेक्रेटरी थे उनके अपॉइंटिंग ऑथोरिटी, अब सेंटर में आ गए हैं, यहाँ पे प्रेसिडेंट हो गए हैं, सेंटर में मान लीजिए डेपुटेशन पे हैं या परमानेंट पोस्ट को होल्ड कर रहे हैं, तो ऐसे केसेस में क्या होता है, या मान लीजिए स्टेट से छोड़ के आए, लियन होल्डर हैं, वहां का भी एक परमानेंट पोस्ट पे लियन है, यहाँ पे भी आ गए, ऐसे सभी सिचुएशन के लिए तो एक जगह ज्वाइंट सेक्रेटरी थे, एक जगह प्रेसिडेंट थे, तो आपको किसको मानना है, प्रेसिडेंट को अपॉइंटिंग ऑथोरिटी मानना है, विच इज हाईएस्ट ऑथोरिटी, ठीक है, विच एवर इज हाईएस्ट ऑथोरिटी ऐसे केसेस में। अब देखिए ग्रुप ए के केस में जो भी ग्रुप ए होगा, अब यहां पे मैं दूसरी बात कर रहा हूं स्टार लगा के, ग्रुप ए के केस में हमेशा प्रेसिडेंट ही अपॉइंटिंग ऑथोरिटी रहते हैं। क्या रहते हैं, प्रेसिडेंट की अपॉइंटिंग ऑथोरिटी रहते हैं। प्रेसिडेंट का मतलब मिनिस्टर, ठीक है, मिनिस्टर, अब आप समझ चुके हैं, प्रेसिडेंट जब भी बोले तो मिनिस्टर होगा। ग्रुप ए के केस में हमेशा होंगे। अब ग्रुप बी सी डी इनके केस में कौन होंगे, आप शेड्यूल देखिए ना, जैसे बी के लिए देखना है, ग्रुप बी के लिए
ग्रुप सी के लिए देखना है, ग्रुप डी के लिए देखना है। इन सब के लिए आप कहाँ देखिए, तो हमने आपको शेड्यूल बता दिया है, 5 शेड्यूल हैं। अब शेड्यूल सबके लिए बना हुआ है, आप जाके उसमें ढूंढिए, स्पेशल जनरल ऑर्डर से मिल जाएगा। बट ग्रुप ए के लिए बाय डिफॉल्ट प्रेसिडेंट हैं, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब आइए अपॉइंटिंग अथॉरिटी समझ गए, तो हम जरा छोटी सी बात कर सकते हैं डिसिप्लिनरी अथॉरिटी के लिए। बेहद जरूरी है ये सब कंसेप्ट। देखिए डिसिप्लिनरी अथॉरिटी क्या होते हैं, मैं एक एग्जांपल लूंगा इसके लिए। डिसिप्लिनरी अथॉरिटी, डिसिप्लिनरी अथॉरिटी, ये देखिए आपने रूल 11 में पढ़ा था कि हमने सिर्फ अभी बेसिक पढ़ा है, वहां पे पेनाल्टीज हैं, बताए गए हैं, मेजर और माइनर। तो जो भी अथॉरिटी empowered to impose any penalty, ठीक है, स्पेसिफाइड कहां पे है, इन दिस रूल में कहां पे है, रूल 11 में है। कहा जो भी पेनाल्टी लगाने के लिए ऑथराइज हैं। अब मैं एक उदाहरण लेता हूं, एक मिस्टर, मान लीजिए कोई मिस्टर एक्स गवर्नमेंट सर्वेंट है, मिस्टर भी लगा देते हैं, मिस्टर एक्स ये हटा देते हैं, ये किसी पोस्ट को होल्ड करते हैं। अब में पेनाल्टी की संख्या कई सारी है। कहा गया अंडर सेक्रेटरी जो होंगे, ठीक है, अंडर सेक्रेटरी जो होंगे, इनको पेनाल्टी का नंबरिंग दिया हुआ है। तो रोमन 1 से रोमन 3 तक की पेनाल्टी, वहां पे हम पेनाल्टी नंबर वाइज पढ़ेंगे। मतलब मेरे कहने का मतलब है जितनी पेनाल्टी की संख्या उसमें से 3 पेनाल्टी अंडर सेक्रेटरी लगा सकते हैं, ठीक है। कहा या मान लीजिए माइनर पेनाल्टी लगा सकते हैं, हम और भी उदाहरण ले सकते हैं। माइनर पेनाल्टी कौन लगा सकते हैं, अंडर सेक्रेटरी। कहा अगर मेजर पेनाल्टी लगाना होगा इन पे, तो इनको लगाएंगे ज्वाइंट सेक्रेटरी या सेक्रेटरी, चलिए सेक्रेटरी कहा इनको मेजर पेनाल्टी लगाएंगे, मेजर पेनाल्टी लगाएंगे। अब एक बात बताइए, इनके कितने डिसिप्लिनरी अथॉरिटी हो गए, ये भी चूंकि कुछ भी पेनाल्टी एक भी लगा सकते हैं, तो इनके लिए अंडर सेक्रेटरी भी डिसिप्लिनरी अथॉरिटी हो गए, डीए हो गए, सेक्रेटरी भी मेजर पेनाल्टी लगा सकते हैं, डीए हो गए। मैं आपसे सवाल पूछूं, क्या एनी पोस्ट मोर देन 1 डिसिप्लिनरी अथॉरिटी हो सकते हैं? यस, हो सकते हैं। मोर देन 1 डीए पॉसिबल, डिसिप्लिनरी अथॉरिटी पॉसिबल, यस। किसी भी पोस्ट के लिए अगर एक भी पेनाल्टी लगाने के लिए किसी को पावर मिल गया है, तो याद रखिए वो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी है। दूसरा एक सवाल आता है, क्या अपॉइंटिंग अथॉरिटी के लिए मैं A.A लिख रहा हूं एंड डिसिप्लिनरी अथॉरिटी D.A दोनों सेम हो सकते हैं? हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते। सपोज करिए मिस्टर एक्स के केस में अगर इसके अपॉइंटिंग अथॉरिटी से नीचे वाला जो रिमूवल डिसमिसल कर नहीं सकता, अपॉइंटिंग अथॉरिटी कौन थे? सेक्रेटरी थे। तो अपॉइंटिंग अथॉरिटी भी है और डिसिप्लिनरी अथॉरिटी भी है, तो दोनों सेम हो सकता है। यस, दोनों सेम हो सकता है, कोई मनाही नहीं है। अब अपॉइंटिंग अथॉरिटी किसी ग्रेड के लिए एक ही होगा, लेकिन डिसिप्लिनरी अथॉरिटी किसी ग्रेड के लिए मोर देन 1 हो सकता है। किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं, अपॉइंटिंग अथॉरिटी डिसिप्लिनरी अथॉरिटी सेम हो सकते हैं। चलिए अब जो हम बात करते हैं वो आते हैं कुछ क्लासिफिकेशन पे। आप लोग बेसिक चीजें समझ गए हैं, अब हम आगे बढ़ सकते हैं। जरा देखिए, अब हम आते हैं क्लासिफिकेशन, जो आपका पार्ट 2 में था। क्लासिफिकेशन क्या है? क्लासिफिकेशन में बताया गया, एक तरफ सर्विस का क्लासिफिकेशन किया गया, ठीक है,
एक तरफ पोस्ट का क्लासिफिकेशन किया गया सेंट्रल गवर्नमेंट की। पोस्ट में कुछ इस तरह से बनाया गया। अब तो लेवल चलता है ना, लेवल 1 to लेवल 5 तक के जितने पोस्ट हैं उनको ग्रुप सी करार दे दिया गया, ग्रुप डी खत्म कर दिया गया। लेवल 6 से लेकर के लेवल 9 तक, लेवल 9 मतलब P1 5400 वाला 5400 ग्रेड पे वाला, इसको ग्रुप बी करार दे दिया गया। और लेवल 10 जो कहते हैं कि 5400 P1 का हो जाता है 5400 से लेकर के कितने लेवल तक हैं, 18 तक। 18 लेवल से ज्यादा नहीं है, आप लोग चेक करेंगे, इसको ग्रुप ए करार दिया गया। तो अब हमारे पास कितने तरह के क्लासिफिकेशन, आपने पहला क्लासिफिकेशन कंट्रोल एंड अपील, पहला आपने क्लासिफिकेशन पढ़ना शुरू कर दिया। क्लासिफिकेशन में आपने देखा कि 3 तरह के आपके पास ग्रुप ए बी सी पोस्ट है, सी बी ए, ये लेवल वाइज पे स्केल वाइज निर्धारित कर दिया गया। कई लोग सवाल पूछने से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में इंस्पेक्टर लेवल 7 में होते हैं फिर भी वो ग्रुप सी कहलाते हैं। उनके बोर्ड ने अभी तक, डीओपीटी ने गाइडलाइंस दे दिया, उनके बोर्ड ने अभी तक नोटिफाई नहीं किया, तो अब उसमें क्या कर सकते हैं। उनका बोर्ड ना करे तो वो उनका करेगा, अपना डिपार्टमेंट है करेगा, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। जहां इम्प्लीमेंटेशन का प्रॉब्लम है, अदरवाइज डीओपीटी ने दे दिया है। अब देखिए सर्विस जो है, सर्विस अभी तक ग्रुप ए भी है, ग्रुप बी भी है, ग्रुप सी भी है और ग्रुप डी। पता नहीं डीओपीटी ने क्यों नहीं ग्रुप डी को यहां से हटाया, लेकिन सर्विस में अभी तक ए से डी तक एग्जिस्ट करता है। तो क्लासिफिकेशन आप लोग अंडरस्टैंड कर रहे हैं। अब एक आता है एनएफयू का केस, नॉन फंक्शनल अपग्रेडेशन। फंक्शन आपका वही रहता है जैसे सेक्शन ऑफिसर 4 इयर्स रेगुलर सर्विस, उसको क्या मिल जाता है, अगर 4 इयर्स रेगुलर सर्विस हो उसको मिल जाता है लेवल 10। सेक्शन ऑफिसर किसमें होते हैं, लेवल 8 में होते हैं, इनको लेवल 10 मिल जाता है। तो लेवल 10 मिलते ही ये ग्रुप ए हो जाना चाहिए ना। ऐसा कहा गया कि अगर आपका जो चेंज हो रहा है ग्रेड, चेंजिंग ग्रेड क्या हो रहा है, ऑन अकाउंट ऑफ एनएफयू, ऑन अकाउंट ऑफ एनएफयू, अगर ये ग्रेड चेंज होने की बात हो रही है तो ग्रुप ऑफ पोस्ट विल नॉट चेंज। जो आपका ग्रुपिंग है वो चेंज नहीं होगा, ग्रुप ऑफ पोस्ट विल नॉट चेंज, ये चेंज नहीं होगा। इसीलिए सेक्शन ऑफिसर जो कि एक ग्रुप बी पोस्ट है, लेवल 8 में होते हैं, ग्रुप बी पोस्ट है, ग्रुप बी होने के बावजूद लेवल 10 में चले जाते हैं तब भी ग्रुप बी ही रहते हैं, क्योंकि वो बाय वर्च्यू ऑफ एनएफयू आए हैं और ऐसा रूल बना दिया गया है कि बाय एनएफयू अगर आप आए हैं तो आपका ग्रुप ऑफ पोस्ट चेंज नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है। तो क्लासिफिकेशन का पार्ट में इससे ज्यादा नहीं। अब आपको पता चल गया है कि हमारे इधर 3 प्रकार के पोस्ट हैं, ए बी, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट समझ लीजिएगा जो मैं यहीं पे बता देता हूं, देयर आफ्टर हम सस्पेंशन की तरफ बढ़ेंगे। थोड़ा बहुत आज कवर करेंगे सस्पेंशन को भी, और सस्पेंशन को कवर करने के बाद 5-10 मिनट क्लास चलाएंगे। देयर आफ्टर हम लोग क्लास फिर कल के क्लास में सस्पेंशन और पेनाल्टीज वगैरह पढ़ेंगे। तो देखिए एक चीज इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, उसको भी समझिए। छोटी छोटी बातें रह जाती है और उसको फिर आप नहीं समझने की वजह से आप रूल को इंटरप्रेट नहीं कर पाते, समझ नहीं पाते। एक मैंने अंतर कहा आपसे, सेंट्रल सिविल सर्विसेज, ठीक है, सेंट्रल सिविल सर्विसेज। एक दूसरी बात मैंने कही, वर्सेस कर देते हैं, दूसरी बात मैंने कही जनरल सेंट्रल सर्विसेज, जनरल सेंट्रल सर्विसेज। ऐसा लगता है कि ये कौन सा है, तो एकदम एक मतलब समझ में आ जाए क्या है। देखिए जो भी सर्विसेज या पोस्ट, जो वो भी कह सकते हैं,
स्पेसिफाइड है कहां पे, स्पेसिफाइड है इन शेड्यूल, जो मैंने 5 शेड्यूल आपको बताए हैं ना, इन शेड्यूल ऑफ दिस रूल, जो भी यहाँ पे स्पेसिफाइड है वो सब सेंट्रल सिविल सर्विसेज है। अब जनरल सेंट्रल सर्विसेज क्या है, तो इसको छोड़ करके जो स्पेसिफाइड नहीं है, अदर देन दिस पोस्ट, जो कि स्पेसिफाइड नहीं है, मतलब कह सकते हैं नॉट स्पेसिफाइड, क्या है, स्पेसिफाइड नहीं है इन सीसीए रूल्स 1965 में, स्पेसिफाइड नहीं है इनके, कहां पे स्पेसिफाइड, इन शेड्यूल में है ना, शेड्यूल ऑफ सीसीए रूल 1965। जैसे देखिए यहां पे आप ढूंढेंगे कि भाई सीएसएस सर्विस मिलेगा, सेंट्रल सेक्रेटरिएट सर्विस मिलेगा, सेंट्रल सेक्रेटरिएट क्लर्कियल सर्विस भी मिलेगा, सेंट्रल सेक्रेटरिएट स्टेनोग्राफर सर्विस भी मिलेगा, ठीक है, सेंट्रल सेक्रेटरिएट क्लर्कियल सर्विस, ये सब मिलेगा, ये सब सेंट्रल सिविल सर्विसेज में। लेकिन कुछ जैसे एक्स कैडर पोस्ट आपको दिखेंगे। एक्स कैडर पोस्ट का मतलब क्या है, जिनकी बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होती, कहीं कहीं स्पेशलाइज्ड मतलब जरूरत है उनको क्वालिफिकेशन वगैरह की, ऐसे सरकार एक दो पोस्ट बना के रखती है। रिसर्च ऑफिसर, ठीक है, रिसर्च ऑफिसर, उनके आरआर को आप पढ़ेंगे ना, वो एक्स कैडर पोस्ट की तरह बने हुए हैं, और है क्या कि उनकी जरूरत हर जगह नहीं है, हर डिपार्टमेंट में नहीं है, कोई कैडर नहीं बन सकता, कहीं कहीं पे है। उनके लिए इस रूल में बात करना मुश्किल है, रूल बनाते वक्त तो आप एक हॉलिस्टिक देखते हैं ना। इनके लिए कहा गया कि जनरल सेंट्रल सर्विसेज रहेगा, ये कहलाएंगे एक्स कैडर पोस्ट वाले, ये इस तरह के, इनका इसमें नाम नहीं रहेगा, उनको हम जनरल सेंट्रल सर्विसेज बोलेंगे। उनके भर्ती नियम को आप देखेंगे, लिखा रहेगा वहां पे कैटेगराइजेशन में जनरल सेंट्रल सर्विसेज, बस इतना ही अंतर है। तो जब भी आप कोई रूल पढ़ रहे हो तो आपको इस बात को आपको ध्यान में रखना होगा। चलिए अब हम लोग बढ़ रहे हैं, सीधे सीधे आ रहे हैं सस्पेंशन पे। थोड़ी सी सस्पेंशन का बात आज हम करेंगे, तब क्लास ऑफ करेंगे। ऐसे तो सस्पेंशन का क्लास नॉर्मली हम ऐसा रखते हैं कि एक ही क्लास में पूरा डिटेल बातें करते हैं, लेकिन थोड़ा सा बात आज जान लीजिए तो कल आसान रहेगा। आइए जरा देखते हैं कि सस्पेंशन, ये आपने रूल 10 पढ़ा था ना, सस्पेंशन क्या है, इससे क्वेश्चन खूब आता है। सस्पेंशन आपका रूल नंबर 10 है, रूल नंबर 10, नंबर भी याद रखिएगा। इससे रिलेटेड कुछ फंडामेंटल रूल है FR में, जैसे FR 53 कुछ चीजें बताएगा, ठीक है, FR 54 का भी इससे जुड़ाव है, 55 का भी जुड़ाव है। मैं इसलिए बता रहा हूं, एक बार सवाल पूछ दिया था कि सस्पेंशन से जुड़े हुए FR कौन है, तो आपको उसमें से चुनना था, तो इसको ध्यान रखना है कि 53, 54, 55 भी है। आप गूगल करके ऐसे देखेंगे FR का पुराना बंडल आपको मिलेगा, आपके मटेरियल में भी लिखा हुआ मिलेगा, और प्लस वो पुराना बंडल ऐसे ही नॉलेज पर्पस के लिए देख सकते हैं। इसमें सस्पेंशन आखिर है क्या, जरा सस्पेंशन की हम डिफिनीशन को जानें। किसी को हम सस्पेंड कर देते हैं, सस्पेंशन क्या पेनाल्टी है, नहीं, नॉट ए पेनाल्टी, याद रखिएगा सस्पेंशन क्या है, हमेशा नॉट ए पेनाल्टी, ये कोई पेनाल्टी नहीं है। इसमें होता क्या है कि गवर्नमेंट सर्वेंट, मान लीजिए अब कोई बड़ा सा स्कीम कर दिया करप्शन वाला, अगर वो सरकार में बना हुआ है, आज उसने करप्शन किया, कल भी वो ऑफिस आया, तो लोग कैसे देखेंगे, और कल वो शर्ट का बटन खोल के बैठेगा, अरे देखो मैंने ब्राइब ले लिया, पकड़ लिया सीबीआई वालों ने, ये वालों ने मेरा क्या कर लिया, मैं देखो ऑफिस में आके बैठा हूं, जो होगा देख लेंगे, इंक्वायरी चलते रहेगी। ये सरकार के लिए कितना बड़ा कोहेटिक सिचुएशन होगा। दूसरा आदमी भी, अरे पैसा लिया, आज भी ऑफिस में बैठा हो, कोई कुछ इसको नहीं कर रहा है, इंक्वायरी होगी, समय लगेगा। तो ऐसे चीजों के लिए कहा गया कि नहीं,
ऐसे लोगों को ये पेनाल्टी नहीं है, टेम्पररी क्या करेंगे हम, इनको टेम्पररी विड्रॉ कर देंगे सर्विस से, टेम्पररी विड्रॉवल फ्रॉम सर्विस, सर्विस से हम इनको क्या कर देंगे, टेम्पररी विड्रॉ कर लेंगे। सर्विस कह सकते हैं, ड्यूटीज फ्रॉम गवर्नमेंट सर्विस या कहिए, और ड्यूटीज फ्रॉम गवर्नमेंट सर्विस। अब इनको टेम्पररी विड्रॉवल है, आपको बाहर कर दिया गया है। बाहर करते हैं ना, घर बिठा के पैसा देना पड़ता है, घर बिठा के पैसा देना इतना आसान नहीं है। इनके कुछ सरकार ने बनाया कि कुछ राइट इनका छीन लो, गलती की है तो कुछ राइट इनको, तो इनको ना विड्रॉवल ऑफ फ्यू राइट्स भी हो जाता है, विड्रॉवल ऑफ सम राइट्स। जैसे इनको लीव नहीं मिलेगा, ये मांगेंगे नहीं मिलेगा, या जो प्रिविलेजेज हैं, प्रिविलेजेज इनको विड्रॉ कर लिया जाता है। तो एक तो ये टेम्पररी विड्रॉवल है फ्रॉम सर्विस या गवर्नमेंट ड्यूटीज से, काम से आपको अलग कर दिया गया, लेकिन ये पेनाल्टी नहीं है और कुछ राइट आपके छीन लिए जाते हैं। सवाल उठता है कि अब है क्या, गवर्नमेंट के लिए कोहेटिक सिचुएशन होता है तो उन्होंने उसको कुछ राइट छीनते हुए बिठा दिया। सस्पेंशन के दौरान आखिर राइट जो छीना गया, सम राइट विड्रॉवल हुआ, आखिर वो कौन कौन सा राइट था, जैसे इस पे हम सेपरेट बात करेंगे कि राइट कौन कौन सा था। जैसे इनको अब क्या मिलेगा, पे नहीं मिलेगा, पे नहीं मिलेगा, मिलेगा क्या पे के बदले, सब्सिस्टेंस अलाउंस, सब्सिस्टेंस अलाउंस मिलेगा, निर्वाह भत्ता, एक राइट देखे। दूसरा, ये लीव मांगेंगे, मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं, लीव मांगेंगे इनको नहीं मिलेगा, तो ये चाहेंगे कि हम एलटीसी चले जाएं, एलटीसी जाने के लिए लीव ट्रेवल कंसेशन है, लीव भी लो, तो एलटीसी गवर्नमेंट सर्वेंट को नहीं मिलेगा। उसके फैमिली वाले चाहेंगे कि भाई मेरा क्या दोष है, ये नौकरी करता है, तो फैमिली वालों के लिए यस रहेगा। गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए मना कर दिया गया, क्यों, क्योंकि सस्पेंडेड हैं, विड्रॉवल ऑफ सम राइट, सम प्रिविलेजेस, ठीक है। और भी कुछ चीजें हैं, मैं यहाँ एक दो चीजें आपके बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए बताया हूं कि सब्सिस्टेंस अलाउंस मिलेंगे, लीव नहीं मिलेगा, एलटीसी गवर्नमेंट सर्वेंट को नहीं मिलेगा, परिवार वाले जो जाएंगे वो सब जाएंगे, घूम के आएंगे, वो बैठ के देखते रहेगा। उसके लिए ये कोई पेनाल्टी नहीं है, लेकिन याद रखिएगा कि इट हैज स्टिग्मा। एक बार सस्पेंड होके घर में बैठ जाइएगा तो बहुत बड़ी दिक्कत ये होती है कि लोग पूछते हैं कि नौकरी से क्या हुआ। अब ये स्टिग्मा कैसा, इट है सोशल स्टिग्मा, समाज में जाके बैठ गए, गांव में बैठ गए, अब ये दिक्कत, पेनाल्टी नहीं है ये सस्पेंशन। लेकिन सस्पेंशन में चूंकि पैसा बिठा के दे रहे होते हैं तो कहते हैं कि यूज इट एस्पायरिंगली, मतलब काफी किफायत से, सोच समझ के सस्पेंशन का इस्तेमाल करिए, ऐसे नहीं। अब मैं एक कहानी बताता हूं। एक व्यक्ति ने अपने बॉस से जाके कहा, ग्रुप डी था, उसने अपने बॉस से कहा, तभी ग्रुप डी पोस्ट एग्जिस्ट करते थे, उसने जाके कहा कि साहब मुझे घर बनाने हैं, कंस्ट्रक्शन करने हैं, मुझे क्या करिए, थोड़ा सस्पेंड कर दीजिए, अब फिर 6 महीने बाद मुझे रिइंस्टेट कर दीजिएगा, हमें सब पैसा मिल ही जाएगा, कोई गलती थोड़ा किए हैं, और तब तक 6 महीने अपना घर बनवाते रहेंगे, घर बैठे रहेंगे। तो देखिए सस्पेंशन का कितना दुरुपयोग है, बिठा के पैसा देने का एक तरीका। तो इसके लिए कुछ गाइडलाइंस बनाए गए, कुछ आपके रूल्स में गाइडलाइंस थे कि कहां कहां सस्पेंशन करना है, और कुछ सीबीसी ने गाइडलाइंस दिए। सस्पेंशन कहा, इन फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस, कहां कहां करिए, फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस। देखिए जहां पे क्या हो, गवर्नमेंट सर्वेंट के अगेंस्ट डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग, उन्होंने कुछ गलती किया है, क्या है, डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग क्या हो,
पेंडिंग हो, या तो चल रहा हो, पेंडिंग हो, या होने वाला हो। कंटम्पलेट शुरू हुआ है, प्राइमा फेसाई पाया गया है, कंटम्पलेटेड है, उस जगह पे ही आप सस्पेंशन करिए, अदरवाइज नहीं करिए। अगर मान लीजिए इन ओपिनियन ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, जो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, इन ओपिनियन ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी अगर लगता है कि एक्टिविटी ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट जो है वो कैसा है, तो कह सकते हैं कि हानिकारक है सिक्योरिटी ऑफ स्टेट के लिए, प्रीजुडिशल टू दी सिक्योरिटी ऑफ स्टेट। अब उस लोगों को सर्विस से तुरंत हटाओ भाई, इनको सस्पेंड करो, ताकि कम से कम ड्यूटी से तो हट गए, आईएसआई को इंफॉर्मेशन दे रहे थे, चलो सस्पेंड करेंगे, इंक्वायरी करेंगे, डिसमिसल भी डायरेक्ट कर सकते हैं, आपने ये भी देखा है। तो सिक्योरिटी ऑफ स्टेट के लिए ऐसे कंडीशन में कहा आप सस्पेंड करिए, नहीं तो इनका बना रहना गवर्नमेंट को बहुत बड़ा लॉस दे देगा। थर्ड कहा, जिनके अगेंस्ट गवर्नमेंट सर्वेंट, जिनके अगेंस्ट क्या है, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, किसी का सर फोड़ दिया, ठीक है, किसी का मर्डर कर दिया, ऐसे लोगों को गवर्नमेंट माने देना चाहिए ड्यूटी करने। क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन क्या है, ट्रायल चल रहा है, ठीक है, या अंडर इन्वेस्टिगेशन है, जांच पड़ताल हो रही है, कौन सा पेनाल्टी लगा रहे हैं आप? तो सिर्फ उनको क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई आप ऑफिस मत आओ, हम घर बिठा के पैसा दे रहे हैं। कहा ऐसे कंडीशंस में आप सस्पेंशन का इस्तेमाल करिए, ठीक है। सस्पेंशन के इस्तेमाल को, अच्छा सस्पेंशन करेंगे कौन, कौन कर सकते हैं? देखिए, सस्पेंशन करने वाले आइदर अपॉइंटिंग अथॉरिटी होंगे या आइदर डिसिप्लिनरी अथॉरिटी होंगे, डीए होंगे। डिसिप्लिनरी अथॉरिटी मोर देन वन भी हो सकते हैं, तो कोई भी वो सस्पेंड करने वाले होंगे, याद रखिएगा। अब जब भी सस्पेंड करते हैं तो अपॉइंटिंग अथॉरिटी को इन्फॉर्म भी करते हैं कि भाई आपने जिसको अपॉइंट किया था वो चोर निकला, देखो ऐसे गलत किया, ये किया, हमने उसको सस्पेंड किया। तो एक तो डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग पेंडिंग हो या कंटेम्पलेटेड हो, या अगर गवर्नमेंट सर्वेंट की एक्टिविटी कंपिटेंट अथॉरिटी को लगता है कि प्रेजुडिशियल टू सिक्योरिटी ऑफ स्टेट है, या गवर्नमेंट सर्वेंट क्या है, अगेंस्ट उनके अगेंस्ट क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन गोइंग ऑन है, तो ऐसे केसेस में भी हम उन्हें सस्पेंशन करते हैं। ये तो आपके रूल की बात है। अब सीवीसी ने कुछ बातें कही कि भाई देखो, लोग दुरुपयोग खूब कर रहे थे, डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग कंटेम्पलेट कर देते थे छोटा सा, हाँ जी चलो भेज दो, जाओ तुम घर बनवाओ, ये करो वो करो, सरकार को भी लॉस होता था, बिठा के पैसे दे रहे हैं, इतना आसान है नहीं। तो कुछ कंडीशन में सीवीसी ने कुछ गाइडलाइंस दिया, सीवीसी गाइडलाइंस। हम आज सीवीसी गाइडलाइंस तक ही रहेंगे, इसको जरा कंप्लीट कर लेंगे। सीवीसी ने कहा कि सस्पेंशन, देखिए उनके दो ओएम आए इस तरह से, सस्पेंशन जो होगा एप्रोप्रिएट होगा, मतलब सही होगा, गलत नहीं होगा, एप्रोप्रिएट इन फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस, फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस कौन कौन सा है जरा देखिए। फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस में कहा कि मान लीजिए अगर गवर्नमेंट सर्वेंट कंटिन्यू रखता है, मतलब कंटिन्यूएंस ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट जो भी है, वो खुद ही ऑफिस में है, उसके अगेंस्ट ट्रायल चल रहा है, इंक्वायरी चल रही है, अब उसको पता है ऑफिस में ये पेपर है, ये पेपर फाड़ के फेंक देंगे, हटा देंगे तो हमारे खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलेगा, ऐसा कर सकता है, ठीक है। वो टेम्पर कर सकता है किसी डॉक्यूमेंट को, ऐसा एप्रीहेंशन है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की नजरों में, तो उनको क्या कर सकते हैं कि कंटिन्यूएंस ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट इज प्रीजुडिशियल टू इन्वेस्टिगेशन, ये इन्वेस्टिगेशन को प्रभावित कर सकता है,
ट्रायल को प्रभावित कर सकता है। जैसे एग्जाम्पल क्या कर सकता है, डॉक्यूमेंट को टेम्पर्ड कर दे, फाड़ चीर दे, इस तरह का चीज रहेगा। तो ऐसे चीजों के लिए क्या करने हैं, उनको सस्पेंड कर सकते हैं। बोला डिजायरेबल होगा। कहा देखिए कंटिन्यूएंस ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट, अगर कंटिन्यूएंस ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट कुछ किया है गलत और ऑफिस आके फिर शर्ट का बटन खोल के बैठा हुआ है, अब दूसरा लोग भी देख के उससे क्या हो रहा है, अनसेटल हो रहा है डिसिप्लिन, अनसेटल ऑफ ऑफिस डिसिप्लिन, ऑफिस डिसिप्लिन, ठीक है। तो ऐसे जगहों पे सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसको सस्पेंड करके घर बिठाइए। अगर मान लीजिए कंटिन्यूएंस ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट जो है वो अगेंस्ट वाइडर पब्लिक इंटरेस्ट है, पब्लिक इंटरेस्ट में तो कुछ भी हो जाएगा, अगेंस्ट वाइडर पब्लिक इंटरेस्ट। जैसे मैं उदाहरण दूं कि अगर गवर्नमेंट सर्वेंट मान लीजिए कोई करप्शन जैसे स्कैंडल में है, एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं, करप्शन का स्कैंडल है, ठीक है, करप्शन स्कैंडल में पाया गया है। अब अगर उसको सरकार मान लीजिए, तो अभी भले दोषी करार नहीं दिया गया, लेकिन सरकार अगर उसको ना निकाले, ना उसको सस्पेंड करे, तो लोग तो ऐसे देखेंगे कि वाह वाह देखिए बनाए हुए हैं। जैसे एक मॉरलिटी होती है, मॉरलिटी नहीं है कुछ भी सरकार में, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा कि इन्वेस्टिगेशंस के केस में हमेशा ऐसे केसेस में आप मतलब उनको सस्पेंड कर सकते हैं, एप्रोप्रिएट होगा, सीबीसी ने कहा। सेकेंड थिंग, कुछ और भी कंडीशंस हैं जिनके बारे में मैं बात करूंगा। सीबीसी ने ये भी कहा कि कुछ में सस्पेंशन डिजायरेबल होगा। सस्पेंशन क्या होगा, बोला डिजायर्ड होगा, अगर चाहते हैं, अब कॉम्पिटेंट अथॉरिटी डिसाइड करें, डिजायर्ड होगा सस्पेंशन। कौन कौन से सर्कुमस्टांसेस में, कहा भाई सर्कुमस्टांसेस कौन कौन से हैं, कहा जहां मान लीजिए मॉरल टर्पिट्यूड का मामला है, ऑफेंस ऐसा किया है, ऑफेंस ऐसा है इन्वॉल्विंग मॉरल टर्पिट्यूड, काम गलती छोटा सा ही हुआ है, लेकिन ये सरकार के लिए मॉरलिटी का सवाल बन गया है, भाई अब डिजायरेबल है, सस्पेंड कर दिए, भले छोटी सी गलती है, ठीक है। यहां पे कहा अगर सीरियस नेग्लिजेंस करता है, मतलब जानबूझ के नेग्लिजेंस कर रहा है, कहने का मतलब ये है अपनी ड्यूटी नहीं कर रहा है, जानबूझ के सीरियसली रूप से नेग्लिजेंस कर रहा है, काम को नकार रहा है, अपने कर्तव्य का त्याग कर रहा है, डायरेक्शन ऑफ ड्यूटी, जो ड्यूटी असाइन है उस ड्यूटी का पालन नहीं कर रहा है, ठीक है। इससे क्या हो रहा है, जब वो नेग्लिजेंस कर रहा है, इसका रिजल्ट क्या आ रहा है, रिजल्टिंग लॉस ऑफ गवर्नमेंट, लॉस ऑफ गवर्नमेंट, सरकार का। मान लीजिए किसी ऐसी सरकार की कंपनी में काम कर रहा है या सरकार के ऐसे गवर्नमेंट में काम कर रहा है जहां पे इसका काफी रिस्पॉन्सिबल काम है कुछ चीजों में, अभी नेग्लिजेंस कर रहा है, इससे सरकार को कॉन्सिडरेबल लॉस हो रहा है, लॉस ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। यह अपना ड्यूटी नहीं कर रहा है, सरकार इसको रख के क्या फायदा है, बोले सस्पेंड करो, हटाओ इसको, हम इसके खिलाफ देखते हैं, तब तक दूसरा कोई तो काम करेगा। तो ऐसे जगहों में भी डिजायरेबल है। अगर याद रखिएगा डिजर्शन ऑफ ड्यूटी जो है, ठीक है, डिजर्शन ऑफ ड्यूटी आप नहीं करेंगे, आपको डिवोशन टू ड्यूटी रखना है, ऐसे केसेस में भी आपको सस्पेंड किया जा सकता है। कंप्लेंट अथॉरिटी को लगा कि ये अपनी ड्यूटी नहीं करता है, डिवोशन नहीं है, डिजर्शन है, त्याग कर रहा है, तो निकाल सकते हैं। अगर आप काम मिल रहा है उसको रिफ्यूजल कर रहे हैं, रिफ्यूजल या कहिए डेलिब्रेट फेल्योर, जानबूझ के आप कोई भी काम आपको आता है फिर भी आप क्या कर रहे हैं, डेलिब्रेट फेल्योर दिखा रहे हैं, बार बार उसका फेल्योर हो रहा है, किसको,
टू कैरी आउट रिटेन ऑर्डर, टू कैरी आउट रिटेन। वर्बल ऑर्डर का कोई माय बाप नहीं होता है, कंडक्ट रूल में भी आप लोगों ने पढ़ा था। रिटेन ऑर्डर, वर्बल को आप रिटेन में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। रिटेन ऑर्डर किसका? तो सुपीरियर का, ऑफिसर का। नीचे वाला तो कोई दे नहीं सकता, सुपीरियर ऑफिसर। ऐसे कंडीशन में भी फिर स्पेसिफिक बोला गया, अगर कहीं करप्शन का चार्जेज हो, ठीक है, करप्शन हो, मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ वेल्थ हो, ऐसे कंडीशन, ठीक है, सिर्फ समझ के लिए आपको ध्यान रखना है। मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ वेल्थ हो, ज्यादा उनके पास संपत्ति है, आय से अधिक संपत्ति, ठीक है, ऐसे कंडीशन में भी ये डिजायरेबल होते हैं कि आप उनको क्या करें, सस्पेंड कर दें। लेकिन एक छोटा सा बात है कि जब भी आप उन्हें सस्पेंड करेंगे, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी मीन्स डिसिप्लिनरी अथॉरिटी, अपॉइंटिंग अथॉरिटी जो भी हैं, तो जो भी सस्पेंशन करने वाले अथॉरिटी होंगे, इनकी एक जिम्मेदारी है, उनको लगा कि सिक्योरिटी ऑफ स्टेट के अगेंस्ट है, बट रीजन ऑफ सस्पेंशन जो है ये बताना पड़ेगा। ऐसे नहीं किसी को आप कंटिन्यूअस सस्पेंड करके रख सकते हैं। रीजन ऑफ सस्पेंशन आप कितने दिनों में कम्युनिकेट करना पड़ेगा, सॉरी, कम्युनिकेट विद इन 19 डेज या 3 मंथ्स। किसको बताएंगे? कम्युनिकेट टू गवर्नमेंट सर्वेंट को आपको बताना पड़ेगा 90 दिनों के भीतर। ऐसा नहीं है किसी को आप सस्पेंड करके रखेंगे। चलिए, आज का क्लास यहीं तक हम लोग रखेंगे। कल की क्लास में जब हम आएंगे तो शुरुआत करेंगे सस्पेंशन के साथ साथ डीम्ड सस्पेंशन का, ठीक है। डीम्ड सस्पेंशन हम कल पढ़ेंगे। उसके बाद जो डीम्ड सस्पेंशन से आगे बढ़ेंगे तो फिर रेस्टेट करते हैं तो कैसे होगा। सब्सिस्टेंस अलाउंस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, क्या मिलता है, कब रिव्यू करना है, क्या सब्सिस्टेंस अलाउंस का मतलब निर्वाह भत्ता। इसके पीछे का मेन लॉजिक है कि गवर्नमेंट सर्वेंट ने गलती की है, उनके ऊपर डिपेंडेंट फैमिली भी है, तो डिपेंडेंट फैमिली को सजा ना मिले इसलिए उनको पैसा मिलते रहना चाहिए। इन सब से रिलेटेड प्रोविजंस पढ़ेंगे। और रीस्टेट जो करने का प्रोविजन होता है उसमें क्या होता है, पे कितने मिलते हैं, सर्विस क्या होता है, जो उस पीरियड को क्या ट्रीट करते हैं, जो पीरियड रहता है सर्विस का, और उस सस्पेंशन पीरियड के लिए कितना पे मिलेगा जब रिस्टेटमेंट होता है। तो साथ साथ कल हम लोग पेनाल्टी के बारे में भी पढ़ेंगे। कल के क्लास में इतना हम कंप्लीट करेंगे। चलिए, आज का क्लास में अब आप लोगों का हम क्वेश्चन लेंगे। आप सब लोग फटाफट अपना अपना